नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि पता है, हर बार हम अपना टास्क टेस्ट सीरीज का जो पेपर सॉल्यूशन है उसको लेके आते हैं। उम्मीद करता हूँ हर पेपर की तरह अब लगभग आपकी तैयारी, क्योंकि हमने लगभग 10 टेस्ट पेपर आप दे चुके हो, पूरी तैयारी कर चुके हो। उम्मीद कर रहा हूँ अब आपका कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी ऊंचे स्तर पे होगा। अभी भी कुछ अगर थोड़े बहुत डाउट हैं तो हम उनको क्लियर करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक था, आपको पता ही था कि 74वां संविधान संशोधन यानी नगरीय निकाय के बारे में था। और उसी में से जो 15% एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस के थे उनका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर लो। भारत के संविधान की कौन सी शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है? 12वीं अनुसूची। ठीक है, मैं निम्न में से कौन से कार्य शामिल किए गए? तो मैंने आपसे कहा था कि 11वीं और 12वीं के जब हम कार्य देखेंगे ना, तो जो गांव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम किए जाते हैं वो 11वीं के लगभग होते हैं। जैसे कृषि की बात करें तो कृषि गांव में हो सकती है, शहरों में नहीं होती है। तो 12वीं में जो 12वीं की शहर की सुविधा होंगी वो देखेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा एक काम जो है वो इसमें नहीं है 12वीं में। भूमि का उपयोग, नियमन और भवन निर्माण बिल्कुल 12वीं का विषय है। अग्निशमन सेवाएं मैंने कहा था ये भी 12वीं का विषय है, हमारी चर्चा हुई थी। शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता नहीं, मिल गया आपका उत्तर। और जन्म मृत्यु का पंजीकरण 12वीं का विषय बिल्कुल है। तो शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने का काम है वो शिक्षा विभाग करता है, वो नगरीय निकायों का काम नहीं होता है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, विषयों को देखते आपको पता लग जाएगा कि कौन सा विषय 11वीं में आता है, कौन सा 12वीं में। ठीक, तो शिक्षण संस्थाओं वाला इसका उत्तर नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगला देखो, निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां पर एक तरफ आपके आर्टिकल हैं और एक तरफ उनके प्रावधान बताएंगे। 243, क्योंकि 243 में आपको पता है 243 में कहां से कहां तक था? पी से लेकर जेड जी तक किसका उल्लेख था? नगरीय निकायों का उल्लेख था। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या है तो देखो, एक तो 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना बिल्कुल ठीक है। नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख 243 आर में था। 243 एस वार्ड समितियों का गठन, मैंने कहा था कि 11वीं और 12वीं में जब हम बात करते हैं ना 243 से ऋण तक और ये, तो तीन डिफरेंस बताए थे मैंने आपको। इसमें वार्ड समितियां और उसमें ग्राम सभा। इधर दो और अक्षर बताए थे मैंने आपको, जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति। तो ये इसमें आ रहा है 243 जेडी महानगर योजना समिति और 243 जेड सी जिला योजना समिति। ये गलत हो गया, क्योंकि जिला योजना समिति का उल्लेख मैंने आपको बताया था, जिला योजना समिति के बारे में हमने चर्चा की थी, जेड डी में की थी। ठीक, और जेड ई में कौन सी थी? महानगर। तो ये कह रहा है जेड सी जिला योजना समिति, नहीं ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखो, ये प्रश्न हमने क्लियर किया था, एक बार फिर क्लियर करता हूं कि जिला योजना समिति की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जिला प्रमुख करता है। कौन करेगा? जिला प्रमुख। और ये बात हुई थी कि जिला योजना की समिति की बैठकों में सदस्य कितने होते हैं? 25 टोटल सदस्य होते हैं। ये सारी बातें हुई थी अपनी। अगला देखो, अनुच्छेद 243 फे का मतलब वी में क्या वर्णित है? ठीक, तो वी में मैंने आपसे कहा था कि सदस्यों की निर्हरताओं के बारे में, निर्हरताओं का उल्लेख जो हमने किया था वो कौन से आर्टिकल में किया था? आर्टिकल 243 है, या अंग्रेजी बोले तो कौन सा था? तो आपका आ गया, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण ये सब, क्योंकि निर्हरता से पहले आपका कार्यकाल होगा, कार्यकाल से पहले आरक्षण होगा, शक्तियां होंगी वो डब्ल्यू में आती हैं। और गठन की बात, नगर पालिकाओं गठन की बात करते हैं तो पी के बाद मैंने कहा था पी क्यू आएगा। ठीक, चले अगला देखें। सुमेलित करना, सूची का 1 से सूची 2 से मिलान करना है। बात नगरीय निकाय की चल रही है तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल ठीक है। यमक है, और राज्य स्तर पे मैंने बात की थी, किस में आता था? जेड 243 तय, ये पंचायती राज के लिए था। नगरीय निकाय के लिए किसमें है? यमक है। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, ये ब आपका बिल्कुल ठीक है। भी नगर पालिकाओं गठन तय के बाद थे, और नगर पालिकाओं का अवधि तय। तो यहां तो बिल्कुल आपका क्रम से हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, मिल गया आंसर। 1 2 3 4 लगातार कंटिन्यू है। ठीक, अगला प्रश्न देखें।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगरीय परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट का मतलब है नॉमिनेट करना, यानी नगर पालिकाओं में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 10, 12, 8, 6। राइट आंसर होता है 8। कितने सदस्य नॉमिनेट होते हैं? 8 सदस्यों को नगरीय निकाय में नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रावधान किया गया है कि 8 को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। आसान प्रश्न है बिल्कुल। 2 कथन आपके सामने, दोनों को देखकर करना है कि कौन सा कथन सही है। नगर पालिका, पहला देखो, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये मैंने आपको कहा था, उसी वार्ड का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ेगा। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र, बिल्कुल नामांकन पत्र दाखिल करेगा। तो मैक्सिमम कितने दाखिल कर सकता है? 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों ही बातें कैसी हैं? दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये ध्यान रखना है कि वार्ड से बाहर वाले वार्ड में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और जब आप उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरने जाते हैं तो आप कितने सेट के नामांकन? 4 नामांकन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक, जब वो नॉमिनेशन करते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी को प्रस्ताव की आवश्यकता पड़ती है और उसको अपने वार्ड के सदस्यों में से कम कितने प्रस्तावक चाहिए? 5 प्रस्तावक, यानी 5 वोटर के प्रस्तावक के रूप में उनको मान्यता देनी पड़ेगी। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो रहा है? बहुत आसान प्रश्न है इस पेपर में सारे। ये देखो, मैं आपको बता चुका हूं, पहले हमने प्रश्न किया था कि आर्टिकल 243 ZD, ठीक है, किसका उल्लेख बताया मैंने? जिला योजना समिति। ठीक, और जिला योजना समिति की मैंने अध्यक्षता बताई कि अध्यक्षता कौन करेगा? जिला योजना समिति की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? जिला प्रमुख। और मैंने कहा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? अभी हमने पिछले प्रश्न में नोट किया था, कितने होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। जिला योजना समिति की बैठकों में कितने होते हैं? टोटल 25 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला देखो, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका, यानी आपने ये तो पढ़ा ही है कि जब चुनाव की प्रक्रिया चलती है तब न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्वाचन याचिका प्रस्तुत किसके सामने करते हैं? तो जिला न्यायाधीश के समक्ष क्या प्रस्तुत की जा सकती है? निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। किसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे? जिला न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है, देखिए इसको, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में नगरपालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी कि वित्त समिति में जो मेंबर होते हैं उनकी मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। सिंगल लाइन के सारे प्रश्न है और बिल्कुल फैक्चुअल है आपके, जो हमने लगभग चीजें पढ़ी थी वहीं से सारे प्रश्न है। तो आराम से इनको हल करें तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। ये लो, देखो इसको, प्रश्न को ध्यान से सुना। संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से? 12वीं अनुसूची जुड़ा हुआ कौन सा है? तो 12वीं अनुसूची का मतलब देखो, मैंने दोनों चीजें आपको क्लियर की थी। एक तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ठीक है, और 11वीं अनुसूची में क्या था? पंचायती राज यानी ग्राम निकाय। और ग्राम निकाय में कितने विषयों पर ग्राम पंचायत काम कर सकती है? तो बात हुई थी 29 विषय। अब काम कहां करेगी? तो जहां ग्राम पंचायत की शक्तियां होंगी। तो शक्तियों के लिए हमने लिखा था आर्टिकल 243, कौन सा लिखा था? च के बाद 6 में कार्यों का उल्लेख। इधर पूछ रहा है 12वीं का संबंध, तो 12वीं का संबंध 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से। और नगरीय निकाय में 12वीं अनुसूची में कितने मद होते हैं? कितने विषय होते हैं? 18 विषय होते हैं। इन पर कौन काम करेगा? नगरपालिका। तो नगरपालिका के कार्यों का उल्लेख कहां है? तो नगरपालिका कार्यों का उल्लेख है 243 W, ठीक है। तो इसमें काम होंगे। इसलिए प्रश्न है कि 12वीं अनुसूची का संबंध भी पूछ लें सीधा कि 11वीं का संबंध किससे है? तो एक्चुअल में 11वीं का संबंध इसी से है। और 12वीं का संबंध किससे है? तो 12वीं का संबंध, क्योंकि विषयों की बात करें और इनके कार्य करने की जो शक्ति है, कार्य, अधिकार, उत्तरदायित्व है,
ये दोनों के पंचायती राज के और नगर निकाय के अलग अलग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? W। आगे देखो, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन है, ये देख के बताइए जरा। जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख ही होता है। कौन होता है? जिला प्रमुख, जिला स्थापना समिति। ठीक है, ये थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी। जिला योजना समिति की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? जिला प्रमुख ही करता है। ठीक, अगला बहुत आसान सा प्रश्न है, छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड है, ये पहले जब आजादी से पहले छावनियां थी, तो छावनी बोर्ड अब राजस्थान में एक ही बचा है, और वो बचा है कहां पर? नसीराबाद। छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो, क्योंकि ये सीधा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, और किस में आता है? रक्षा मंत्रालय में। और ये कमांडिंग ऑफिसर जो होता है वो इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। बाकी सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस समय राजस्थान में छावनी बोर्ड कहां है? केवल कहां पर स्थित है? नसीराबाद में। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण का मतलब पब्लिक व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी। अब उसमें एक प्रशासन भी हो सकता है, उसमें कानून व्यवस्था भी हो सकती है। तो कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो पुलिस का दायित्व आएगा, प्रशासन की बात करेंगे तो जिला प्रशासन का। ये पूछ रहा है स्थानीय स्वशासन कौन सा विषय नहीं है? तो जन स्वास्थ्य बिल्कुल प्रशासन का, स्थानीय स्वशासन का है। स्वच्छता का प्रबंधन में कूड़ा करकट प्रबंधन मैंने आपको बताया था। जन उपयोगी सेवाएं हैं, जो भी आपकी मैंने कहा बस स्टॉप है, खेल मैदान है, स्ट्रीट लाइट है, पार्किंग है। ठीक, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं होता है। ठीक है, अगला देखो, ग्राम खंड जिला पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करना। सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का मतलब है इनका क्या करना? परिसीमन करना, डिलिमिटेशन। और अगर उर्दू में बोलें तो इसको क्या बोलेंगे? हदबंदी, सीमाएं तय करना। ठीक है, तो परिवर्तित करने के लिए निम्न से कौन अधिसूचना? तो अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल करेगा। अरे राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा कि हाँ ये परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी। ठीक, अगला देखो, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह है कि ये एक प्रयोग है। स्थानीय स्वशासन हमने क्यों शुरू किया? प्रश्न ये है किस बात का प्रयोग है? तो चाहे ग्राम स्तर पे हो चाहे नगरीय, ग्राम स्तर हो या नगरीय निकाय, उद्देश्य हमारा एक ही था कि सत्ता है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और सत्ता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सीधा फॉर्मूला कौन सा है? कि सत्ता का हम सेंट्रलाइजेशन ना करें, बल्कि सत्ता का क्या करें? डिसेंट्रलाइजेशन करें। सत्ता का केंद्रीकरण ना करके क्या करें? विकेंद्रीकरण। और ये विकेंद्रीकरण को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संपन्न होता है, इसलिए इसको कौन सा विकेंद्रीकरण बोलते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बस हो गए अपने। अरे अपने 15 प्रश्न थे और इनका हल हमने बहुत आसानी से 1 या 2 प्रश्न को छोड़कर, और वो भी हो सकता है आपके लिए नए प्रश्न हो। तो उम्मीद करता हूं ये बाकी पेपर की तरह ये पेपर भी आपने बहुत अच्छा किया होगा। अगले सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी, प्रयास के डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जो आज आपका टेस्ट लगा था, टेस्ट नंबर 11, उसके हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसके हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हमारा 97वां पहला क्वेश्चन था, जो आपका टॉपिक था मुगल। तो मुगलों से संबंधित हम बात कर रहे हैं कि अकबर के शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था में संवार पद से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताया था कि मुगल काल के अंदर जो मनसब प्रणाली है, तो पहला क्वेश्चन सो यहां से बनेगा कि मनसब शब्द का मीनिंग क्या होता है। तो मनसब का अर्थ क्या होता है? पद या श्रेणी होता है। तो मुगल काल में प्रशासनिक पदों को मनसब की संज्ञा दी जाती है। और यहां पर आपने देखा कि घुड़सवार दस्ते जो है उसके अंदर संवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि संवार और जो
जात हैं, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सवार का मतलब होता है, सवार मतलब गुण, सैनिक संख्या, सैनिकों की संख्या के बारे में होता है, और जात मतलब उस सैनिक को कितना वेतन दिया जाता है उसके संदर्भ में है। तो इसका पहला ही सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस मुगल कालीन इमारत पर बौद्ध वास्तुशिल्प का प्रभाव झलकता है? ऐसी कौन सी मुगल इमारत है इन चार में से जो बौद्ध शैली से प्रभावित है? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है जोधाबाई का महल। तो जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में, और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बने सभी महलों में ये सबसे बड़ा महल है। और ये जोधाबाई कौन सी है? अकबर की पुत्रवधू है और जहांगीर की पत्नी है, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, जिसको हम जगत गोसाई के नाम से पढ़ते हैं। ये फतेहपुर सीकरी के महलों में सबसे बड़ा है। दूसरा है अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा जो है बौद्ध शैली से निर्मित है। कौन सी शैली में बना हुआ है? बौद्ध शैली में बना हुआ है, और ये आगरा का सिकंदरा स्थान है, वहां पर बना हुआ है। नेक्स्ट, बीरबल का आवास गृह। तो यहाँ बीरबल का आवास गृह न कहकर हम कहें कि बीरबल का मकबरा अगर पूछा जाए तो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। और दीवाने आम और दीवाने खास की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी मुगल कालीन इमारत, विशेष रूप से किला जो है, उन किलों के अंदर दीवाने आम और दीवाने खास बने होते हैं। तो ये दिल्ली के लाल किले में भी है और आगरा के लाल किले में भी है, लाहौर के लाल किले में भी देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो गया अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के शासनकाल के 20वें वर्ष में प्रत्येक प्रांत में निम्न में से कौन से अधिकारी की नियुक्ति अकबर के काल में हुई थी? इसमें अमील या आमीन, दीवान, फौजदार और कारकुन। तो अपने को पता है कि अकबर ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में प्रांतों के अंदर दीवान नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो किससे संबंधित था? वित्त से संबंधित था। किससे संबंधित था? वित्त से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेतन के रूप में दी गई जागीरी भूमि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है जागीरे तनख्वाह। वेतन के बदले दी जाती है, इसलिए इसको वतन जागीरी कहा जाता है। जबकि मशरूत व्यवस्था है, ये शाहजहां के काल के अंदर शुरू हुई थी। इनाम जो उपहार या दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। वतन जागीर ये विशेष रूप से पैतृक जागीर होती थी, जो राजपूत शासकों को विशेष रूप से दी जाती थी, और इस प्रकार की जागीर को अहस्तांतरित जागीर कहा जाता है, अर्थात इसको वापस नहीं लिया जाता है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये पेरेंटल है, वंशानुगत वतन जागीर होती थी। तो इसका सही आंसर हो गया जागीरे तनख्वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? सरकार का मतलब बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट की, कि मुगल कालीन जिलों को क्या कहा जाता है? तो जिले को क्या कहते हैं? सरकार कहा जाता है। और प्रांत को कहा जाता है सूबा। तो सूबे का मुखिया हो गया सूबेदार, और सरकार मतलब जिला, जिले का मुखिया हो गया कौन? फौजदार। और सरकार से नीचे क्या होगा? परगना, इसका मुखिया हो गया सिकदार। कौन हो गया? सिकदार। तो इस प्रकार से यहाँ क्या पूछा हुआ है? जिले का पूछा है, तो इसका प्रधान कौन हो गया? सूबेदार हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि अगर स्पेसिफिक शाहजहां का पूछे तो शाहजहां के काल में जिले और परगने के बीच में एक विशेष इकाई का निर्माण या गठन हुआ था, जिसको कहा जाता था चकला। क्या कहा जाता था? चकला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, परगने के महत्वपूर्ण अधिकारी को निम्न में से क्या कहा जाता है या कौन होता है? तो परगने में कौन है? सिकदार। अभी हम बात कर रहे थे परगने का प्रशासनिक अधिकारी जो है सिकदार होता था।
कानून को अगर देखा जाए तो ये पटवारियों का प्रधान है। किसका प्रधान होता था? पटवारियों का प्रधान होता था, जिसको अपन जनरली भाषा में गिरदावर कहते हैं। इसके अलावा अमीन या आमीन जो है ये वित्त से संबंधित होता था। नेक्स्ट देखिए, मुगल राज्य की आय का सबसे प्रमुख या सर्वप्रमुख सोर्स क्या था? तो ये लैंड रेवेन्यू होता था। भूमि कर जो है मुगलकालीन आय का प्रमुख साधन होता था। बाकी विभिन्न प्रकार के जो टैक्स लिए जाते थे, इस्लामिक टैक्स और गैर इस्लामिक टैक्स लिए जाते थे, जिसके अंदर आप देखोगे जजिया, तो जजिया जो था गैर इस्लामिक कर था, जो सामान्यतः हिंदुओं से वसूला जाता था, जबकि जकात ये मुसलमानों से वसूला जाता था। ठीक है, इसके अलावा खराज भी लिया जाता था, जो मुसलमानों से ही वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में कौन से क्षेत्र अनुदान में दिए जाते थे? तो मुगल काल में जो अनुदान में दी जाने वाली भूमि होती थी उसको क्या बोला जाता था? मदद ए मास कहा जाता था। क्या बोला जाता था? मदद ए मास। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत नियम लागू हुआ? मशरूत कह दो या मासिक वेतन कह दो, क्या कह दो? मासिक, मंथली पेमेंट देने की शुरुआत किसके काल में? शाहजहां के काल में। किसके काल में शुरू हुई? शाहजहां के काल में। तो यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है? डी ऑप्शन दे रखा है, शाहजहां। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत रुचि रखता था, तो आपको पता है मुगल चित्रकला का गोल्डन एरा जो है, स्वर्णिम काल जो है, जहांगीर का काल कहलाता है। जहांगीर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम 50 से अधिक चित्रकार रहते थे, तो इसमें ये जहांगीर होगा। जहांगीर खुद चित्रों का बहुत बड़ा पारखी था, चित्रकार था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को निम्न में से किस मुगल शासक ने किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो आपको विदित है कि मयूर सिंहासन या इसका दूसरा नाम है तख्ते ताउस। तो तख्ते ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और ये शाहजहां के द्वारा निर्मित दिल्ली के जो लाल किला है उसके दीवाने आम के अंदर रखवाया गया था। किस में रखवाया गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम के अंदर। और इसका जो आर्किटेक्चर था, मयूर सिंहासन का जो आर्किटेक्चर था, उसका नाम है बेबादल खां। क्या था? बेबादल खां था। और इसी मयूर सिंहासन के अंदर कोहिनूर हीरे को भी जड़वाया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया डी, लाल किले के दीवाने आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी अकबर के काल के अंदर किसके द्वारा संकलित की गई या लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। इसके 3 भाग है। पहला भाग के अंदर अकबर का पहले का इतिहास है, तो अकबर के पूर्वजों का इतिहास देखने को मिलेगा। दूसरा अकबर कालीन इतिहास है, और तीसरे के अंदर मुगल प्रशासन के साथ साथ अकबर की बायोग्राफी भी देखने को मिलती है। और इसी तीसरे पार्ट को आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सदर सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री, मतलब ये जो पद है ये मुगल काल में किस डिपार्टमेंट का मंत्री होता था? तो यदि पहला देखें कि युद्ध का, तो युद्ध के अंदर तो जनरली आप देखोगे मीर बख्शी जो होता था वो युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करता था।
और बाकी सर्वस्व सेनापति सम्राट खुद होता था। मीर बख्शी के द्वारा ही मनसबदारी व्यवस्था का संचालन किया जाता था। तो मीर बख्शी के अधीन मनसब प्रणाली भी चलती थी। युद्ध के दौरान मीर बख्शी के द्वारा वेतन भी दिया जाता था और वेतन जारी करने के लिए सरखत पत्थर का प्रयोग करता था। किसका इस्तेमाल करता था? जैसे चेक बुक, उसको अपन चरखत कह सकते हैं। इस पत्र के माध्यम से ये कर्मचारियों का वेतन जारी करता था, ओनली फॉर युद्ध के दौरान। नहीं तो सामान्य स्थिति में दीवान ए तन नामक जो अधिकारी होता था या मंत्री होता था, वो वेतन जारी करता था। वित्त विभाग का प्रधान तो दीवान होता है, जो पहले वकील या वजीर के स्थान पर अकबर ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में इस पद को सर्जित किया था। धर्म एवं परमार्थ कार्यों के संबंध में जो मंत्री होता है वो होता है सदर सुदूर। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। प्रारंभ में आप देखोगे सदर सुदूर जो था न्यायाधीश का काम भी करता था, अर्थात काजी का काम भी इसी के पास में था। लेकिन कालांतर में दोनों पद सेपरेट कर दिए गए और एक नया पद बना दिया काजी उल कुजात, जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करता था। नेक्स्ट देखिए, मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों को निम्न में से कौन सा सर्वाधिक वेतन भोगी होता था? तो मुगल काल के अंदर कई प्रकार के सैनिक हैं। जैसे आपने देखा होगा मुगल सेना में पैदल सेना थी, घुड़सेना थी, रथ सेना भी देखने को मिलती है। नहीं, ध्यान रखना, गज सेना थी। तो यहाँ रथ सेना नहीं है। और जल सेना भी थी। जब 1572-73 में अकबर ने गुजरात अभियान को जीता, देन उसके बाद में नेवी की स्थापना की और विशेष रूप से औरंगजेब के काल के अंदर सबसे मजबूत नौसेना थी। और इसके अलावा एक विभाग और था जो रसद और आपूर्ति के साथ साथ में तोपखाना विभाग को देखता था। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेतन भोगी होते थे वो होते थे अहदी सैनिक। अहदी सैनिक ये राजा के या सम्राट के निजी सैनिक हुआ करते थे और ये स्थायी सैनिक होते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपे आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे? तो ये जो है, ये तीन जो भाग है, ये मुगल कालीन पुस्तक के भाग है। किसके भाग है? पुस्तक के भाग माने जाते हैं। और कौन सी पुस्तक है? इसके अकबरनामा के 3 पार्ट, जिसको मंजिल आबादी, सिपे आबादी व मुल्क आबादी के नाम से जाना जाता। चलिए, तो ये हमारे हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन थे जो आज के आपके पेपर में थे। धन्यवाद सभी को। जैसा कि आपके टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 जो चल रही है, उसमें एसएसटी का जो पार्ट है, पेपर नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है, उस पे आज अपन चर्चा करेंगे। और इसमें आपके राजस्थान इको कह दो इसको, राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हैं जो वास्तव एक प्रकार से दोनों में ही है, आप दोनों में पढ़ते ही हो। और दूसरा इंडियन इको वाला जो पार्ट है वो आपके साथ में यहाँ पे साझा किया जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अपना 112 जो है, यहाँ से अपन बात करें। देखिए, जो राजस्थान में इंडस्ट्री वाला टॉपिक है उससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा मैच नहीं कर रखा है। ये आपको राजस्थान इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री में भी वो इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, उससे संबंधित क्वेश्चन है। आपको कारखाने का नाम दिया गया है और साथ में किस स्थान पे है इसके बारे में पूछा गया। जैसे इसके अंदर अपन बात करें तो 2-3 तो आपके बहुत फेमस रहते हैं। एक तो इंजन छाप तेल वाला, जो कि कहाँ पे भाई, भरतपुर के अंदर। वीर बालक जो है ये कहाँ पे है आपका, जयपुर वाला। ये दोनों तो आपने खूब याद किए होंगे। यहाँ पर गलत वाले की अगर अपन बात करें तो देखो, महाराजा वंशपति घी वाला जो है ये कहाँ पे भाई, जयपुर के अंदर है, ना कि उदयपुर के अंदर। ये राजस्थान में पहले जो स्थापित होने वाले कारखानों में से थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, असत्य पूछा गया है। असत्य में ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, अगला है माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल
ट्रेनिंग सेंटर जो इंस्टीट्यूट जो है कहाँ स्थापित किया गया है। टेक्सटाइल ट्रेनिंग सेंटर से तात्पर्य क्या होता है भाई, देखो जो टेक्सटाइल यानी जो वस्त्र इंडस्ट्री होती है उसकी बात कर रहे हैं अपन। वस्त्र इंडस्ट्री में जो कारीगर काम करते हैं उनको स्किल देने के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा भाई, भीलवाड़ा के अंदर। देखो इस क्वेश्चन को आप अगर ना भी आता है थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए। राजस्थान में टेक्सटाइल नगरी जो है किसको कहा जाता है भाई, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम, वस्त्र उद्योग वगैरह कहाँ पे लगे हुए हैं, भीलवाड़ा में। तो ऑब्वियसली जो स्किल देने का काम भी होगा आसपास इंडस्ट्री के ही स्थापित किए जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो गया आपका, भीलवाड़ा। नेक्स्ट आइए बजट 2025, हालांकि 25 नहीं, ये क्या बोलते हैं भाई इसको, बजट 2025-26। ओके, बिकॉज बजट जो है किसके लिए आता है, फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है, इसलिए इसका नाम आप पूरा क्या होगा, बजट 2025-26 के अनुसार निवेश के आधार पर लघु उद्योग में अधिकतम निवेश राशि है। ओके, आपको यहाँ इंडस्ट्री से संबंधित जो इंडस्ट्री में कैटेगरी होती है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस साल का जो बजट था, केंद्र सरकार का जो बजट 2025-26 जो था, ठीक है, बजट 2025-26, इसके अंदर इस बार भारत में एमएसएमई जो है, ठीक है, या मैं कहूँ उद्योगों की कैटेगरी जो है, इसको नए तरीके से डिफाइन किया गया था। ओके, हालांकि एमएसएमई की जो परिभाषा थी वो 2020 के अनुसार है, उसी में संशोधन किया गया है। और नई जो कैटेगरी है वो कब से लागू होती है, बजट जब लागू होगा, तो बजट कब लागू होता है भाई, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो ये कब से लागू हुई है, 1 अप्रैल 2025। भारत में जो टोटल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है भाई इसके अंदर, एक तो है माइक्रो, एक है यहाँ पे स्मॉल, एक इसमें मीडियम, और एक जो है वो आपके ब्रॉड। ओके, हिंदी में अगर बात करूं मैं तो सूक्ष्म उद्योग, ठीक है, दूसरे जो है वो आपके लघु उद्योग, ओके, एक यहाँ पे मध्यम हो गया, और एक वृहत उद्योग हो गए। ओके, इसका मीनिंग ये है कि भाई जो टोटल प्रकार की इंडस्ट्री है, चाहे वो गांव मोहल्ले के अंदर लगी हुई हो, या टाटा वगैरह की बात करें, अडानी की बात करें, ओके, तो इनकी सभी की इंडस्ट्री को आप 4 कैटेगरी में बांटते हो। ओके, बिकॉज सभी को सेम तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते भाई। आप एक गांव मोहल्ले के अंदर छोटा कारखाना लगा हुआ है, और एक अगर मैं टाटा की बात करूं, तो उन दोनों के लिए पैरामीटर सेम नहीं हो सकते हैं। ओके, तो सरकार ने इन इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और इन तीनों को मिलकर के जो आपने बार बार एमएसएमई का नाम सुनते हो, ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो इन 3 की अपन बात करते हैं। ओके, और ये जो कैटेगरियां बनाई गई हैं इंडस्ट्री की, इसके लिए 2 बेस बनाए गए हैं। एक तो होता है इसके अंदर पैरामीटर इन्वेस्टमेंट, निवेश, और दूसरा होता है टर्नओवर। ओके, अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, क्योंकि आप जब भी मैं कहूं किसी चीज को अगर बांटना, ठीक है, उसके प्रकार बताने, तो कोई पैरामीटर होगा, कोई बेस होगा जिसके आधार पे आप बांटोगे। ओके, तो यहां इंडस्ट्री को आपने 2 पैरामीटर्स के आधार पे बांटा, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट की बात करें, निवेश क्या होता है भाई, जब भी आपको इंडस्ट्री लगाते हो तो उसमें शुरुआत में जो पैसा इंडस्ट्रिस्ट की तरफ से, जेब से लगा, इन्वेस्टर की तरफ से, उसको आप क्या बोलते हो, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा टर्नओवर की बात करें, जो इंडस्ट्री है उसकी साल भर में जो भी टोटल लेन देन हुए, टोटल ट्रांजिशन जो है, ठीक है, चाहे उसने सामान बेचा है, उससे पैसा आया, कुछ खरीदा है, उसके ऊपर पैसा लगा है, टोटल जो ट्रांजिशन होता है उसको क्या बोला जाता है, टर्नओवर। एक इसके अंदर जैसे वर्ड होता है रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू जिसको आप हिंदी में राजस्व बोलते हो। राजस्व का मीनिंग होता है यहाँ पे जो कंपनी साल भर में अपने प्रोडक्ट सेल आउट करती है, उसके माध्यम से उसके पास जो पेमेंट रिसीव हुआ है उसको आप क्या बोलते हो, रेवेन्यू। और एक इसमें वर्ड होता है नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट का मीनिंग इस बात से है कि कंपनी ने जो टोटल सेल आउट किया उसमें से कंपनी का कुछ खर्चा भी आया होगा। जैसे सपोज दैट मैं कहूं कि कोई प्रयास इंस्टीट्यूट की बात करें, तो प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसने साल भर के अंदर अपने यहां से जो कोर्सेज बेचे, चाहे वो ऑफलाइन के कोर्सेज हो, ऑनलाइन के कोर्सेज हो, टेस्ट सीरीज वगैरह हो, इन सब से जो इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो पैसा प्राप्त हुआ, वो मान लेते हैं एक बार कितना है भाई, 10 करोड़। तो ये तो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब इसके लिए खर्चा भी तो है ना, जैसे चाहे वो टीचर्स को पेमेंट करने हो, नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको पेमेंट करना हो, ठीक है, या फिर ऑपरेशनल चार्जेस जो आते हैं, बिजली पानी वगैरह के, इंस्टीट्यूट के जो बिल्डिंग के चार्ज हैं वगैरह, सारे जो चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक बार मान लेते हैं कितने आए, 7 करोड़। ओके, तो इसको कितना मान लिया जाए, 7 करोड़। तो 10 करोड़ तो रिसीव हुए, 7 करोड़ खर्चा हुआ, ठीक है, लास्ट में जो बचा वो कितना बच गया, 3 करोड़। ठीक है, अब टैक्सेस वगैरह वो सब चीजें भी पे करनी होती है वहां।
ओके, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा भाई, नेट प्रॉफिट वाले के अंदर। यहां हमें दो ही चाहिए, एक तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा क्या चाहिए, टर्नओवर। ओके, निवेश जो शुरुआत जेब से लगा दिया, टर्नओवर जो साल भर के अंदर लेन देन हुआ। अब अगर बात करें तो बड़ा पैरामीटर कौन सा होगा भाई, टर्नओवर होगा। ओके, यहां अगर बात करूं मैं इन्वेस्टमेंट की, ऐसी कोई कंपनीज, ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसका 2.5 करोड़ तक का, अप टू 2.5 करोड़, यानी आपको स्थापना के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक के पैसे लगे, 50 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, मैक्सिमम कितना, 2.5 करोड़, वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है भाई, माइक्रो कैटेगरी के अंदर शामिल की गई है। 2025 1 अप्रैल 2025 से पहले अगर बात करूं मैं, तो ये लिमिट जो थी वो कितना थी, 1 करोड़ तक की लिमिट हुआ करती थी। ओके, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 2.5 करोड़, यानी पहले वाली जो लिमिट थी उसको 2.5 गुना कर दिया गया। ओके, अगर स्मॉल की बात करें तो 2.5 करोड़ से ऊपर वाली जो है कितना हो गया भाई, 2.5 करोड़ टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 करोड़ तक। ओके, 2.5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट लगा है आपका, तो वो जो इंडस्ट्री होगी वो किस कैटेगरी में रखी जाएगी, स्मॉल कैटेगरी के अंदर। और 2.5 करोड़ से 25 करोड़ से ज्यादा की बात करूं मैं, 25 करोड़ से लेकर के 125 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में है, मीडियम में। और इसके बाद में लास्ट कौन सी बच गई, सबसे बड़ी, वो क्या हो जाएगी सीधा अबोव 125 करोड़, यानी 125 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आपने लगाया है, तब वो कौन सी है आपकी, वृत्त उद्योग के अंदर या ब्रॉड इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो इसको जरूर ध्यान रखिए, ये 2.5 करोड़ तक का, 2.5 करोड़ से 25 करोड़, 25 करोड़ से 125 करोड़ और अबव 125 करोड़। अगर पुराने वाला किसी को याद हो तो ये कितना था भाई, 1 करोड़, 1 से 10 करोड़, 10 से यहां पे बात करें कितना, 50 से ज्यादा वाला, तो पहले वाला जो था उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना अगर याद है तो, वरना फिर नए वाले याद ही करो। ठीक है, अब अगर बात करता हूं मैं नए वाले के अंदर, ओके, कौन से में, टर्नओवर के अंदर। टर्नओवर की बात करूं तो टर्नओवर में कुछ ही नहीं करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2.5 करोड़ से ये कितना हो गया भाई, अप टू 10 करोड़। ऐसी इंडस्ट्री जिसका साल भर का टर्नओवर जो है कितना हो, 10 करोड़, वो तो कौन सी होंगी आपकी, माइक्रो वाली। और 10 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ टू, ये कितना हो जाएगा भाई, 25 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपका, 100 करोड़ वाला। ठीक है, देन 100 करोड़ से अगर बात करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 करोड़। ठीक है, और देन अबव 500 करोड़ जो है वो आपके कौन सी हो जाएंगे, दिस वाले। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए, आपसे कौन सा पूछा गया, स्मॉल, लघु, लघु का मतलब स्मॉल इंडस्ट्री। तो स्मॉल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कितना, 25 करोड़ तक, तो आंसर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 25 करोड़। तो ये जो एमएसएमई का है वो आपको सबको ध्यान में रखना ही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में क्वेश्चन जो है, क्योंकि देखो मैंने पूरा आपको यहाँ पे बता दिया है, वो इसलिए बताया गया है कि कल को अगर आप पेपर के अंदर दूसरा अगर फैक्ट पूछ लिया जाता है तो वहां पर ऐसा ना हो कि भाई आपसे कोई मिस्टेक हो रही है। इसलिए जरूरी नहीं कि वो माइक्रो के लिए पूछे या स्मॉल में ही पूछे, ठीक है, उसकी मर्जी, वो कोई सा भी पूछ सकता है, तो जिसमें भी पूछे आपको उसके अंदर ध्यान होना चाहिए। इस वजह से अपन ने यहाँ पर डिटेल के अंदर ही जो भी थी, ठीक है, एमएसएमई की सभी कैटेगरी, उसके ऊपर बात अपने कर चुके हैं। ठीक है, अब आप आइए क्वेश्चन एक्स जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग फटाफट। हाँ भाई, कितना हो गया नए वाला, आप चाहो तो आप एक बार एमएसएमई वाली वो टेबल बना के भी रख सकते हो भाई, सभी की सभी। ओके, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से बना लेना, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया और ये कौन सा हो गया, टर्नओवर वाला। ठीक है, इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ओके, ये कितना हो जाएगा, अप टू 10 करोड़ हो गया, और इसको करोगे तब कितना आ गया, 100 करोड़ तक का। ठीक है, अप टू दिस 100 करोड़, और ये कहाँ हो गया, अप टू 500 करोड़। ठीक है, इधर बात करें तो कितना, 2.5 करोड़ अप टू, यानी तक। ठीक है, और 2.5 करोड़ से बात करें तो कितना हो जाएगा ये आपका 25 करोड़ तक, और इसकी बात करें तो 25 करोड़ से लेकर के कहां तक हो गया आपका, 125 करोड़। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अप्रैल 1993 को राजस्थान स्टेट सहकारी कोऑपरेटिव रिसनिंग एंड जिनिंग मिल्स फेडरेशन की स्थापना कहां की गई थी। ये भी आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा ये नहीं कि बेहतर, या मैं कहूं ज्यादा कोई बड़ा हार्ड वाला, बेसिक जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, और इसका आंसर जो है वो आपका कौन सा रहने वाला है, जयपुर इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए,
राजस्थान में सर्वाधिक बायोडीजल प्लांट कौन से हैं, जिले में अवस्थित है। बायोडीजल प्लांट की बात करें तो जो आपके मैं कहूं कुछ पौधे जो हैं जिनके माध्यम जैसे रतनजोत हो गया, करंज वगैरह हो गया, नीम वगैरह हो गया, इनके माध्यम से जो बायोफ्यूल तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसमें पेट्रोल डीजल वगैरह आजकल आप सुनते हो E20 पेट्रोल की बात करते हो, जिसमें एथेनॉल मिला, पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाया जाता है 20%। ओके, वैसे डीजल के अंदर, ठीक है, एक तो आता है फ्यूसल फूल वाला, उसमें आप जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उनके माध्यम से, एग्रीकल्चर अवशिष्ट के माध्यम से जो बायोडीजल तैयार करते हो उसका मिक्सर किया जाता है। ओके, और अगर इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्लांट है वो आपके कहां लग रहे हैं भाई, उदयपुर और जालोर जो है, इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने मैक्सिमम प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला कौन सा है। अगर ऊन उत्पादन की बात करें तो देखो भाई, ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊन प्रोडक्शन होता है। अब ऊन प्रोडक्शन के अंदर जैसे एक तो आप बोलते हैं कपास से ऊन का प्रोडक्शन, दूसरा भेड़ बकरियां वगैरह जो होती है उनको मांस और साथ में इनके ऊन उत्पादन के लिए भी काम में लिया जाता है। सबसे ज्यादा अगर अपन ऊन उत्पादन की बात करने वाले जिलों की बात करें तो कहां पे भाई, जोधपुर के अंदर। और अगर मंडी की बात की जाए, ऊन मंडी की प्रसंस्करण की, तो वो कहां पे है भाई, आपकी बड़ी वाली कहां पे, बीकानेर के अंदर। ठीक है, अगर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भाई ऊन उत्पादन में राजस्थान का नेशनल लेवल पर कितना कंट्रीब्यूशन है, ओके, तो नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कितना है, 47.98% है, यानी कि आप मोटा मोटा कह सकते हो कितना, 48% के आसपास। ठीक है, देखो आपसे दुग्ध उत्पादन हुआ, ठीक है, ऊन उत्पादन हुआ, इसके अंदर या बाजरा उत्पादन जो है, ये 3-4 चीजें जिसमें राजस्थान टॉप पे है या फर्स्ट सेकंड के ऊपर है, उनका कौन से में फर्स्ट सेकंड पे है वो भी ध्यान रखने हैं इको सर्वे के थ्रू। दूसरा आपको ये भी देखना है कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे अगर मैं बात करूं पूरे भारत के अंदर, सपोज दैट 100 क्विंटल ऊन का उत्पादन हुआ, उसमें से 48% के आसपास, 47.98 या मोटा मोटा कितना याद रख लो, 48%, 48% अकेला कहां पे हो रहा है भाई, राजस्थान के अंदर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है एक, इसको भी आप इसके साथ में याद रखिए। नेक्स्ट आइए, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पे स्थित की गई है। हाँ, 118 का आंसर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, अभी अपन ने बात की मंडी जो है सबसे बड़ी, वो कहां पे, बीकानेर के अंदर इसमें। और जो ऊन प्रोसेसिंग प्रयोगशाला जो है, ठीक है, उसकी भी स्थापना कहां पे की गई है, बीकानेर के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है। ओके, नेक्स्ट आइए, राजस्थान में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर स्थित है। ओके, चमड़ा उद्योग की अगर मैं बात करूं तो चमड़ा उद्योग जो कि आपके मैं कहूं पशुओं की जो स्किन वगैरह जो है उसके माध्यम से जो काम किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो भाई सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ये सभी की सभी आप फटाफट बताइए, तो ये कहां पे है आपका, जयपुर के अंदर इसका आंसर। मैं कई बार भूल जाता हूं कि आप और अभी ऑनलाइन नहीं हो, क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, तो मैं आशा करता हूं तुम बताओ आंसर। ठीक है, तो ये कहां पे है आपका, जयपुर के अंदर। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट आइए, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। अगर दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो फर्स्ट पे तो कौन आता है भाई, पूरे भारत के अंदर फर्स्ट पे दुग्ध उत्पादन के अंदर कौन है, यूपी है, और सेकंड के अंदर कौन आता है, राजस्थान। ओके, बिकॉज देखो अगर मैं दुग्ध उत्पादन की बात करूं तो ये पशुधन जो है उसका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जो होता है इकोनॉमी का, जिसको आप एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हो। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के 4 सब सेक्टर्स होते हैं। 4 सब सेक्टर कौन से होते हैं भाई, एक तो फसल वाला, दूसरा जो है वो कौन सा आपका, पशुधन हो गया, तीसरा जो है वो इसमें कौन सा है, वानिकी, और चौथा जो है वो आपका कौन सा होता है, मत्स्य पालन। ठीक है, थोड़ा एक फैक्ट भी आप देखिए इसके अंदर कि राजस्थान की जो टोटल जीएसवीए है, जिसको आप जीडीपी के नाम से जानते हो, और दूसरा नाम कौन सा बोल सकते हो इसको, जीएसवीए वाला, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन। ओके, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन की अगर मैं बात करूं तो बेस प्राइस के ऊपर 2024-25 के लिए कितना है, 8.22 लाख करोड़ है। इस 8.22 लाख करोड़ के अंदर प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अकेला अगर बात की जाए तो वो कितना है भाई, 26.54% है। इट मींस ये समझो कि राजस्थान में अगर टोटल उत्पादन 100 रुपए है, 8.22 लाख करोड़ है, इसको 100 मान लो, 100 है तो 100 में से 26.54% जो है वो तो अकेला किसका है, प्राइमरी सेक्टर का। और सेकेंडरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना होता है भाई, 29.84% जो है वो आपका किसका है, सेकेंडरी का। ठीक है, और टर्शरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कितना है, 45.07% इसका कंट्रीब्यूशन है।
ओके, अब इसमें से हमें किसकी बात करनी है भाई? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना हो गया? ठीक है, कितना हो गया भाई? 26.54%। 26.54 को भी कितने सब सेक्टर है? 4 सब सेक्टर है। इन 4 सब सेक्टरों में सबसे ज्यादा की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पशुधन का। कितना है? 46.77%। अगर फसलों की बात करें 46.17% है, वानिकी की बात करें तो 6.56% है, और मत्स्य पालन की बात करें तो 0.51% है। ओके, ये भी आपके अगर एग्रीकल्चर टॉपिक सिलेबस में है, ज्योग्राफी के अंदर होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको याद रखना है ये फैक्ट जो है। ओके, अब इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है भाई? पशुधन का। देखो, प्राइमरी सेक्टर आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। व्हाई? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कहां से आता है? एग्रीकल्चर से, फसलों से ही आता है। लेकिन राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा किसका है? पशुधन का। इसलिए राजस्थान किसानों के लिए अगर मैं कहूं कि खेती के साथ साथ एक सहायक गतिविधि नहीं है, ये राजस्थान के लिए तो क्या है? मुख्य गतिविधि में है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन किसका है? पशुधन का है राजस्थान के अंदर। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर देखिए कि देखो राजस्थान की ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे आप बात करोगे तो ज्योग्राफिकल कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे अगर 2/3 पार्ट जो है, जैसे जो लगभग है वो अरावली के उधर वाला कौन सा हो गया आपका? डेजर्ट वाला पार्ट, तो वहां पर इतना एग्रीकल्चर नहीं था। इस वजह से अपने पुराने समय से ही किसानों के लिए, पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए मुख्य रूप से क्या रहा? व्यवसाय का साधन जो है पशुधन वाला रहा। ठीक है, पशुधन में अगर बात करें तो पशुधन के अंदर भी पशुधन के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मांस वगैरह के लिए हो गया, दूध वगैरह के लिए हो गया, ऊन उत्पादन हो गया, ठीक है, अदर अंडे उत्पादन वगैरह सब चीजें। ठीक है, इनमें भी अगर जैसे मैं कहूं कि 26.54% जो है, इसमें से पशुधन का कितना है? 46.77%। अकेला अगर इसमें दुग्ध उत्पादन देखे तो 80% तो किसका होता है भाई? दुग्ध उत्पादन का हिस्सा है। ठीक है, तो यहां वापस आइए, पूरे भारत के अंदर पशुधन सबसे ज्यादा कहां पे? यूपी के अंदर, एक फर्टाइल लैंड वाला इलाका है, यहाँ पे पशुधन की संभावनाएं ज्यादा है, पशुओं के चारे वगैरह के लिए भी। और दूसरे नंबर पे आपके कौन से आगे? राजस्थान। तो दुग्ध उत्पादन के अंदर भी राजस्थान कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के टोटल दुग्ध उत्पादन के अंदर राजस्थान का कितना हिस्सेदारी है? अगर उसकी मैं बात करूं तो ये कितना है भाई? 14.44%। इट मींस अगर पूरे भारत में एक दिन में 100 लीटर दूध का उत्पादन है तो उसमें से 14.44% जो है वो कहां से होता है? राजस्थान से। इसके अलावा अगर मैं राजस्थान के अंदर पशुधन की संख्या की बात करूं तो वो कितनी है आपकी? 568.0 लाख जो है वो आपकी क्या है? पशुधन संख्या। ओके, तो ये हमने मोटे मोटे जो फैक्ट थे आपके पशुधन से संबंधित उन सब पे चर्चा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? ओके, हाँ भाई, देखो राजस्थान के अंदर जो कोऑपरेटिव सेक्टर जानते हो? सहकारिता जो आपके 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 की बात करें, ठीक है, उसमें जोड़ा संविधान का हिस्सा भी बन गया है अब तो कोऑपरेटिव सेक्टर। पहले राजस्थान के अंदर जो डेयरी सेक्टर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है RCDF। ओके, ये हिंदी में तो थोड़ा सा अजीब सा दिखता है, लेकिन इंग्लिश में आप याद रखें RCDF, आर से राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये डेयरी का जो काम होता है वो पूरा एक कोऑपरेटिव जो प्रिंसिपल है उसके आधार पर काम करता है। ठीक है, उसमें राजस्थान के स्टेट लेवल पर जो सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट कौन सी है भाई? RCDF, जिसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो ये तो कहां पे? आपका जयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना की बात की जाए, एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो ये कब की गई है? 1977 के अंदर, 1977 के अंदर इसकी स्थापना की गई। ओके, ये तो है आपका स्टेट लेवल के ऊपर जो पूरा का पूरा दुग्ध डेयरी का जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने वाली इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब स्टेट लेवल के नीचे अगर अपन आए तो नीचे स्तर कौन सा होगा भाई? डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या बने हुए हैं? जिला दुग्ध संघ। इनको क्या बोलते हैं? जिला दुग्ध संघ। ओके, यानी ऊपर स्टेट लेवल पे तो RCDF हो गया और इसके अंडर में बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो गई? जिला दुग्ध संघ। ये अगर बात करें तो ये कितने हैं? 24 है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आए ग्राम पंचायत स्तर जो है, ठीक है, गांव के स्तर पर आपने सोसाइटी सुना होगा। ओके, एक सोसाइटी वर्ड सुनते हो आप जो कि ऋण वगैरह से संबंधित काम करती है, और एक आप सुनते हो कि किसान दूध देने जाते हैं सोसाइटी में, डेयरी पर दूध देने जाते हो। ठीक है, वो एक प्रकार से समितियां जो होती हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? सहकारी समितियां।
के नाम से, ठीक है। इनकी अगर मैं संख्या की बात करूं तो ये कितनी है भाई, 19,054 जो है वो समितियां हैं। ये कब तक के डाटा है आपके, दिसंबर 2024 तक राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत स्तर पे जहां किसान सुबह सुबह फैट पर दूध देने के लिए जाता है, उनकी संख्या कितनी है भाई, 19,054। जिला दुग्ध संघ जो है वो कितने हैं, 24। और आरसीडीएफ ये स्टेट लेवल पे एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, जयपुर में, और स्थापना कब की है, 1977 की, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर होगा। ये आप देखो ग्राम पंचायत पे जो सहकारी समितियां हैं, इनके डाटा ना भी याद रहे काम चल जाएगा, क्योंकि चेंज होता रहता है, ये नहीं भी पूछेगा। लेकिन जिला दुग्ध संघ जो है इनकी संख्या जरूर ध्यान रखनी है, कितनी है, 24। ओके, नेक्स्ट आइए। देखो थोड़ा सा तो डेप्थ में हो रही है चीजें, मेरा कोशिश है कि अगर क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन दे रखा, उसके आसपास जो चीजें है वो सारी की सारी कवर करवाई जाए, ठीक है। तो आपको शायद थोड़ा समय जरूर लग सकता है देखने में, बट हाँ इसके माध्यम से आपको अदर जो 5-10 क्वेश्चन है साथ में वो भी आपको करने के लिए मौका मिले। नेक्स्ट आइए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना का शुभारंभ कब किया गया था। हाँ भाई देखो, मुख्यमंत्री यानी स्टेट गवर्नमेंट की दुग्ध उत्पादक, ठीक है। जो दुग्ध उत्पादक कौन होते हैं भाई, किसान जो दूध का काम करते हैं, जो एक दो खुद की गाय भैंस रखे या बड़े स्तर पे डेयरी का भी काम कर रहे हैं। संबल योजना, ठीक है, इन किसानों को, दुग्ध उत्पादक वाले जो किसान है उनको क्या करना है, मजबूत करना है, उनको संबल करना है। उससे संबंधित एक योजना जो है वो आई थी भाई 2019 के अंदर, 1 फरवरी 2019। क्या था भाई, कैसे मजबूत करेंगे। देखो मजबूत करने का आजकल एक सीधा तरीका है, ज्ञान से मजबूत नहीं होते हैं। क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है। तो सरकार जो दुग्ध उत्पादक है उनके लिए पैसे के अंदर सहायता करे। कैसे सहायता करे, तो सरकार ने कहा था कि 1 लीटर के ऊपर हम एक्स्ट्रा कितने रुपए देंगे, 2 रुपए देंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो सुबह आप डेयरी पे दूध देने जाते हो, तो जो भाव होगा, मार्केट भाव होगा, वो उपलब्ध करवाया जाएगा। 60 रुपए लीटर है, 65 रुपए लीटर है, सपोज दैट एक बार कितना है, 60 रुपए लीटर, ठीक है। 60 रुपए लीटर जो है इसके अंदर इतना तो डेयरी पेमेंट करेगी आपको, ठीक है। उसके बाद में सरकार कहती है जो जिला दुग्ध संघ है उसके माध्यम से नीचे डेयरी स्तर के ऊपर हम कितने रुपए और दिलवाएंगे, पर लीटर 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे किसानों को, ये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। और बाद में गवर्नमेंट ने इसके अंदर चेंज करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है, 1 लीटर पे सरकार 5 रुपए, ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 लीटर के ऊपर प्रोवाइड करवाएगी। और मैं देख रहा था इसके अंदर लास्ट जो बजट था उसमें तकरीबन 600 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एक्स्ट्रा आवंटित किया गया था इसके लिए। तो ये 600 करोड़ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये तो एनालिसिस पॉइंट में देखा जाता है। आपको अब ध्यान होना चाहिए 1 लीटर पे सरकार जो आपकी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, इसके माध्यम से किसानों को 5 रुपए एक्स्ट्रा उपलब्ध करवा रही है। तो ये शुरू कब हुई थी भाई, 1 फरवरी 2019 को गहलोत साहब जो है उन्होंने इसको शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 की अगर बात करूं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। औद्योगिक आपको पार्क दे रखे हैं और दूसरा है स्थान, ठीक है। एक साइड में तो इंडस्ट्रियल पार्क है, दूसरे साइड के अंदर कहां ये स्थापित किए गए उसके बारे में आपको कहा गया। अगर मैं यहाँ पे औद्योगिक पार्कों से संबंधित बात करूं तो इसके अंदर आप देखिए एक जो फेमस है, पहले आप उसको उठा लिए, जैसे कि यहाँ पर मेगा फूड पार्क की बात करें, ठीक है। तो अगर उसमें पहले बात कर ले तो मेगा फूड पार्क का मीनिंग क्या होता है भाई, एक मान लो बड़ा सा एरिया सरकार ने अलॉट कर दिया है जहां पे फूड से संबंधित जो भी इंडस्ट्री है वो सारी वहीं पे लगे, एक जगह काफी बड़े एरिया के ऊपर, ठीक है। वो एक प्रकार का पार्क होता है, ठीक है। वहां पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो बेहतर प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो बिजली पानी की व्यवस्था हो वहां पे, या रोड वगैरह या मार्केट एक्सेस वगैरह, वो सारी चीजें सरकार के द्वारा मॉडर्न अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ मेगा फूड पार्क की बात करें तो देखो एक तो एग्रो फूड पार्क के नाम से सुना होगा आपने, कौन से सुना आपने, एग्रो फूड पार्क, ठीक है, जो कि राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, रिको जो है, इसके द्वारा राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए। कितने स्थापित किए गए भाई, 4 कौन कौन से की अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे ध्यान रखिए, चारों डायरेक्शन के अंदर कितने भाई, 4 हैं। जैसे ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर यहाँ पे कौन सा जाए, श्रीगंगानगर वाला आ गया। इस साइड में पूर्वी राजस्थान में बात करें तो कौन सा हो गया, अलवर वाला हो गया, ये आपके गंगानगर में हो गया एक, ठीक है। देन उसके बाद में इधर बात करूं मैं वेस्टर्न राजस्थान में तो इंपोर्टेंट कौन सा है भाई, जोधपुर, तो एक नोएडा जोधपुर के अंदर हो गया। और अगर साउथ में बात करें तो एग्जैक्ट साउथ में नहीं, साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है थोड़ा सा यहां बात करें तो एक कहां पे भाई, कोटा के अंदर, ठीक है। इसमें बड़ा वाला शायद कोटा वाला, ओके। ये 4 जो है वो राजस्थान सरकार ने रिको की तरफ से, राजस्थान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सर्वोच्च इंस्टीट्यूट है,
जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, या फिर शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो 1969 भी आ सकता है ऑप्शन में। ओके, वो रिको के द्वारा इसकी स्थापना की गई 4 की। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फूड पार्क स्थापित किए गए, इनको नाम क्या दिया गया, मेगा फूड पार्क्स। और ये जो मेगा फूड पार्क है, ये वर्तमान में कितने भाई, 3। हाँ, इससे पहले मैं भूल गया एक चीज और, ये 4 तो है एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा, और इस साल का जो बजट है इसके अंदर एक और फूड पार्क स्थापित करने की बात कही गई है। और वो कहां पे, आपके जालोर के अंदर जो सांचौर इलाका है, सांचौर के अंदर नया फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। अब स्थापित नहीं हुआ है, इस साल के बजट में अनाउंसमेंट किया गया था, तो ये 5वां हो जाएगा जिस दिन स्थापित होगा। हाँ, अब वापस आइए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने कितने की स्थापित करने की बात की है, 3 स्थापित, जिसमें एक जो है वो आपका रूपनगढ़ अजमेर वाला हो गया, एक आपका पलाना है, और एक आपका कौन सा हो गया, मथानिया वाला। ठीक है, इसमें 3 जो है, ठीक है, रूपनगढ़ जो कि अजमेर के अंदर हो गया, ठीक है, पलाना जो कि बीकानेर वाला, और जो एक आपका मथानिया है, मथानिया तिवरी, मथानिया का नाम सुना होगा आपने, तहसील पड़ती है जोधपुर के अंदर, तो एक कहां पे हो गया, जोधपुर के अंदर। तो एक तो अजमेर, बीकानेर और जोधपुर वाले। ठीक है, इसमें अगर बात करूं तो मेगा फूड पार्क ऑप्शन में देखिए रूपनगढ़ अजमेर जो है ये आपका करेक्ट होगा। तो डी में तो क्या आ गया, 3 आ गया। इसके बाद में आइए, एक आपने फेमस नाम इसमें देखें, फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड। हालांकि फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड नहीं है, इसको थोड़ा करेक्ट करना, इसका पूरा नाम है एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ठीक है, पार्क एक प्रकार। फूड प्रोसेसिंग यूनिट से तात्पर्य होता है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे आपको कि मान लो ये कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपने एग्रीकल्चर जो आइटम है, कौन से आइटम भाई, एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं, ठीक है, इनको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया और नए इसके कुछ प्रोडक्ट आपने बना दिए। लाइक दैट, जैसे अगर बात करूं मैं कि भाई आपने जो गेहूं है, गेहूं का यूज किया, गेहूं को इंडस्ट्री में लेकर के इससे आटा वगैरह बनाया, आटा से आपने इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया, आपने ब्रेड वगैरह बना दी है, इसके बिस्कुट वगैरह बना दिए, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गए, ठीक है, ये सब जो है ये कौन सी होती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, दूसरा अगर जैसे एक और एग्जांपल देखें अपन कि भाई दूध जो है, ठीक है, दूध एग्रीकल्चर आइटम था, प्राइमरी सेक्टर का, इसको आपने यूज किया इंडस्ट्री के अंदर और इसके माध्यम से आपने उसके कोई आपने स्वीट्स वगैरह, कर्ड वगैरह बना करके, ठीक है, या आइसक्रीम वगैरह बना के बेचो, ये सारी सारी कौन सी होती है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, इससे संबंधित एक यूनिट जो है वो स्थापित की गई है, और वो कहां पे स्थापित की गई भाई, वो आपकी स्थापित की गई तिवरी जोधपुर के अंदर। जब भी कभी आप तिवरी साइड में जाओगे तो ऑन रोड से ही आपको वो दिखाई देती है, बड़ी सी बिल्डिंगें वगैरह बनी हुई है, एक बड़े एरिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना भी किसने की भाई, ये राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से रिको जो है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अब 2 आपके बच गए इसके अंदर, एक पुष्प पार्क। पुष्प पार्क की बात करें तो ये कहां पे भाई आपका खुसखेड़ा, और देन गुलाब पार्क की अगर बात करें तो गुलाब पार्क आपका इसमें कौन सा हो गया भाई, एक मिनट, गुलाब पार्क कहां बच गया, हाँ ये बाद में आपका कौन सा बच जाता है, पुष्कर वाला जो है अजमेर के अंदर, ये आपका बच गया। तो आंसर कौन सा हो गया भाई, ठीक है, यहां पर आंसर में देखूं मैं तो 2, ठीक है, 1, 4 और 3, हाँ, तो फर्स्ट नंबर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रहेगा या लास्ट रहेगा, है मैच करके देखो भाई। इसमें थोड़ा सा एक बार मेगा फूड पार्क डी में आपका कौन सा हो गया, रूपनगढ़ हो गया, ठीक है, डी में 3, हाँ, उसके बाद में बी वाला जो है वो आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, 123 के अंदर जो आपका आंसर नंबर 1 है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 जो है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति जो है ये कब लागू की, पॉलिसी की बात की गई। देखो, एक तो होती है योजनाएं, ठीक है, स्कीम्स होती है, एक पॉलिसी होती है। योजना जो एक प्रकार से लागू हुई, उसके पैरामीटर्स वगैरह फिक्स जो होते हैं, ठीक है, किसी स्टैंडर्ड विशेष के ऊपर। दूसरा होता है पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव जो आपके रूल रेगुलेशन आए हैं, और दूसरा सरकार इसमें ये मेन तो ये होता है कि ऐसा करेंगे हम, ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा जो प्रस्ताव जो होता है उस प्रकार से। ठीक है, और इंडस्ट्री के अंदर राजस्थान में प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा प्रथम अगर पॉलिसी लाई गई थी तो वो कब लाई गई भाई, 1978 के अंदर। अभी तक कितनी आ चुकी है भाई, ये तो कौन सी है, फर्स्ट, लेकिन अभी तक कितनी आ चुकी है, 7।
1978 के बाद बात करूं मैं तो अगली कब आई, 1990 में, देन 1994 के अंदर, देन यहाँ पे 1998 में, फिर 2010, 2015 और लास्ट कौन सी 2019, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। ठीक है, थोड़ा सभी को ध्यान रखिए, फर्स्ट 1978 में है, कब भाई, जून 1978 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में जाओगे तो कौन सा आ जाएगा, 24 जून 1978। देन 1990 के अंदर, फिर 1994 में, फिर 1998 के अंदर, फिर 2010, 2015 और 2019। ये है आपकी जुलाई 2019 के अंदर। ठीक है, अभी उसके बाद में नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि सरकारें बदलती गई, नई पॉलिसीज आती गई, क्योंकि सरकारें बदलेंगी, अपने नए लोगों को टेंडर भी देने, ठेकेदारों को, तो थोड़ा राजनीतिक वो भी हो जाता है इंटरेस्ट इसके अंदर। तो यहाँ देखिए 2010 के अंदर जब गवर्नमेंट गहलोत सरकार की थी, उसके बाद में उन्होंने लेकर के, देन उसके बाद में मैडम की गवर्नमेंट आई तो वो 2015 में लेके, फिर गहलोत साहब की सरकार आई तो 2019 के अंदर। इसमें शुरुआत की बात करें तो 1978, ये थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हो कि इंडियन पॉलिटिक को अगर आप देखें तो 1977 के अंदर वहां पे जनता पार्टी की सरकार आई थी, और वो जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, उसके द्वारा भारत में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी 1977 के अंदर, जिसमें जो 1956 वाले की अमेंडमेंट रूप था एक प्रकार से। ठीक है, तो उसके बाद में राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ पे, राज्यों ने भी अपने अपने यहाँ पे नई पॉलिसीज लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद में कुछ समय बाद में नहीं, क्योंकि समय की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हो जाते 1990 में। हालांकि 1990 के बाद में तुरंत 1994 में नई पॉलिसी लाना व्यवहारिक तो नहीं लगता, बट इसका कारण यह रहा था कि 1991 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। ओके, और नए एलपीजी रिफॉर्म्स के अंदर राज्यों को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर बदलाव करने की आवश्यकता थी। देन उसके बाद में कौन सी है, 1998 और 2010 वाली। ठीक है, नेक्स्ट आओ भाई, अगला क्वेश्चन 125 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव शुगर मिल 1965 में कहां स्थापित की गई थी भाई, सहकारिता के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो शुगर मिल स्थापित हुई थी वो कहां पे हुई थी, यहाँ पे बूंदी के अंदर। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा इसमें डिस्कस वाली चीज भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जीडीपी क्या मापता है। हाँ, अब आपका इंडियन इको वाला पार्ट जो है वो शुरू होता है, जो आपके टॉपिक दे रखा होगा, शायद नेशनल इनकम टॉपिक दिया होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट आइए, जीडीपी क्या मापता है। जीडीपी होता क्या है भाई, तो जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो क्या होगी, फुल फॉर्म। अगर मैं आपसे कहूं एक वर्ड के अंदर आप बताइए जीडीपी, तो एक वर्ड पे जीडीपी का मीनिंग होता है उत्पादन। ओके, जितना भी उत्पादन हुआ है उस पूरे उत्पादन को अगर जोड़ दिया जाए तो उत्पादन क्या कहलाता है भाई, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि कौन से उत्पादन की बात की गई है, ठीक है, ये तो मैंने वन वर्ड के अंदर आपको जवाब दिया। थोड़ा और अगर मैं डेप्थ के अंदर जाऊं तो जीडीपी की जो परिभाषा आपने पढ़ी होगी उसमें सर ने आपसे लिखवाया होगा कि वन फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, उस देश की घरेलू सीमा में, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, ठीक है, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इनका जो उत्पादन हुआ, इसकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, जीडीपी। ओके, इसको अपन देखें, चार टर्म है, एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, दूसरा, हालांकि फाइनेंशियल ईयर जरूरी नहीं तो वन सर्टेन टाइम होता है, एक निश्चित समय अवधि होती है, दूसरा डोमेस्टिक बाउंड्री, तीसरा फाइनल गुड्स एंड सर्विस और तीसरा मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, इसको एक बार इस प्रकार से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये कोई देश है, ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये जो है, इसके आउटर बाउंड्री के अंदर अंदर का जो पार्ट है वो हमारा कौन सा हो गया भाई, डोमेस्टिक बाउंड्री वाला। ठीक है, इसके अंदर अंदर का जो पार्ट है वो कौन सा हो गया आपका, डोमेस्टिक बाउंड्री, घरेलू सीमा। ठीक है, इस घरेलू सीमा की अगर मैं बात करूं, इस घरेलू सीमा में साल भर के अंदर, एक वर्ष के अंदर, ठीक है, जितना भी उत्पादन हुआ, चाहे वो उत्पादन वस्तुओं का हुआ हो चाहे सर्विसेज का उत्पादन हुआ हो, ठीक है, उस उत्पादन को हम क्या कहेंगे, जीडीपी। ओके, अब उत्पादन को काउंट करने में थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, इस वजह से उत्पादन को हम किस में निकाल लेते हैं, मौद्रिक वैल्यू के अंदर, और मौद्रिक मूल्य को जोड़ करके हम उसकी क्या बता देंगे, जीडीपी बता देंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले, मैं कहूं कि फाइनेंशियल ईयर FY 26 2025-26 या 2024-25 के अंदर ये जो पूरा बाउंड्री है, इसके अंदर साल भर के अंदर हमारे देश के अंदर 2 कार बनी और 1 बाइक बनी। ठीक है, और कुछ भी नहीं बना, मात्र क्या हुआ है, 2 कार और 1 बाइक है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए भारत की जीडीपी बताइए, तो आप क्या कहोगे भाई, देखो इसके अंदर जो भी उत्पादन हुआ साल भर में, तो हमने ये तो कहा कि FY
24-25 के अंदर, साल भर के अंदर हुआ है। ठीक है, कितना उत्पादन हुआ है? 2 कार और 1 बाइक। तो आप क्या कहोगे सर, 2 कार बनी है 1 बाइक बनी है, तो ये कितनी होगी आपकी जीडीपी? 2 कार प्लस 1 बाइक। लेकिन ये तो आसान था, 2 चीजें थी तब बताने के लिए, लेकिन असंख्य प्रकार की चीजें बनती हैं। कोई कार बन रही है, बाइक बन रही है, बोर्ड बन रहा है, कैमरे बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं, फ्रिज बन रहे हैं, इन सबको अगर जोड़ के लिखा जाए तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन जो है वो आसान करने के लिए हमने क्या किया कि एक दोनों सब प्रोडक्ट की यूनिट जो है वो क्या कर दी जाए, सेम। जैसे कि 2 कार हैं, इसको हम ये देखें कि इसका मुद्रा की फॉर्मेट में वैल्यू कितनी है। तो मुद्रा की फॉर्मेट में मैंने कहा 1 कार का मूल्य कितना है, 10 लाख रुपए। ठीक है, और 1 बाइक का कितना है, 1 लाख। अब मैं कहूं मुद्रा की फॉर्मेट में बताइए जीडीपी, तो आप क्या कहोगे सर, 10 लाख 1 कार का, तो 2 कारों में कितना हो गया, 20 लाख। ठीक है, और 1 बाइक है उसका कितना हो गया, 1 लाख। तो टोटल जो जीडीपी है वो कितनी होगी, 21 लाख रुपए। ओके, तो जीडीपी का मीनिंग तो क्या था, उत्पादन, लेकिन यहां पर जो उत्पादन हमने किसमें निकाल दिया, मौद्रिक के अंदर। ओके, अब देखो इधर मौद्रिक मूल्य निकालना था, मॉनेटरी प्राइस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, डोमेस्टिक बाउंड्री और साल भर के अंदर, चारों कंडीशन होगी। इसमें एक था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से तात्पर्य है कि जो भी वस्तु बनी अंतिम रूप से कौन सी, जैसे मैं कहता चलो यहाँ पे 5 टायर भी बने सर, तो टायर इसमें यूज हो गए ना, तो उसको शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि डबलेशन हो जाएगा उसके अंदर तो बाद में। ओके, इसलिए जो अंतिम रूप से बाहर निकल के आ गई अंतिम वस्तु का मीनिंग होता है इसके ऊपर कोई और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता नहीं, कोई और प्रोसेस की आवश्यकता नहीं, कस्टमर खरीदे और डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर ले। ओके, जैसे मैंने बाइक खरीदी शोरूम से, तो डायरेक्ट मैं उसको यूज कर सकता हूं, उस पर अलग से मुझे कलर करवाना, उस पर अगर मैं टायर लगवाना, उसकी आवश्यकता नहीं, वो बाद में खराब होंगे तब देखेंगे। लेकिन नई खरीदी है तो खरीदने के बाद में डायरेक्ट मैं उसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, वो होती है क्या आपकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, हाँ, दूसरी चीज मैं एक और बता दूं, यहां 1 वर्ष का कोई जरूरी नहीं होता है भाई कि जीडीपी 1 वर्ष की मापी जाए। ओके, जीडीपी कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं एक निश्चित समयावधि में। आप चाहे तो 1 दिन की जीडीपी पूछ सकते हैं कि 1 दिन में कितना उत्पादन हुआ देश के अंदर, आप चाहे तो 1 महीने की, 6 महीने की, 3 महीने की, साल भर की, जितना समय, एक निश्चित समयावधि के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, वो क्या होती है, आपकी जीडीपी होती है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसको देखो। विदेशों में नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन, इसको शामिल नहीं करेंगे भाई। ठीक है, क्योंकि विदेशों वाला आपका किसमें आता है, जो जो प्रोडक्ट होता है, जो राष्ट्रीय उत्पाद जो है उसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन, तो हमने बात की ना अभी, घरेलू सीमा के अंदर कुल उत्पादन, तो सही बात है। तो कुल आयात व निर्यात नहीं भाई, इसको बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आयात की अगर बात करें तो आयात जो है वो डोमेस्टिक बाउंड्री में नहीं हुआ है, ये तो दूसरे देश में उत्पादित हुआ, उसको हमने परचेज किया। ठीक है, इसलिए आयात शामिल नहीं होगा इसके अंदर। केवल सरकारी खर्च, तो ये भी शामिल नहीं। पूरा इसमें करेक्ट आंसर को देखें तो वो कौन सा है, देश की सीमाओं के भीतर कुल उत्पादन को। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 127, जीएनपी से कौन सा घटाया जाता है ताकि एनएनपी निकाला जा सके। पहली बात तो जीएनपी क्या है भाई, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करूं मैं तो वापस जीडीपी वाले में आई। जीडीपी के अंदर 4 चीजें थी, क्या था भाई, एक निश्चित समयावधि, एक निश्चित समयावधि में उत्पादित होने वाली, ठीक है, वस्तु एवं सेवाएं, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, अंतिम वस्तु एवं सेवाएं का मौद्रिक मूल्य जो है, वो आपकी क्या होती है, जीएनपी होती है। ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, इसमें कहीं भी मुझे बताओ क्या डोमेस्टिक बाउंड्री की बात आई, नहीं, सीधा बात है यहां पे कि आप साल भर के अंदर, जैसे भारत की बात करें साल भर की मापते हैं, तो निश्चित समयावधि कितनी होगी, 1 वर्ष। 1 वर्ष में जो भी आपने प्रोडक्शन किया, चाहे वो डोमेस्टिक बाउंड्री में, डोमेस्टिक से बाहर इंडियंस ने किया है, वो सारा का सारा जोड़ दिया जाए फाइनली, तो वो क्या होगी, आपकी जीएनपी होगी। अब इसमें आ जाओ, हाँ, जीएनपी में कौन सा घटाया जाए ताकि एनएनपी आए, तो ये तो होगी आपकी जीएनपी। अब इसमें एक वर्ड है एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, इसका मीनिंग क्या है भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ओके, एक तो होता है जीएनपी, जीएनपी में जी का मीनिंग होता है ग्रोस, सकल, टोटल जितना भी उत्पादन हुआ है, और एन की नेट की बात करें वास्तव में, ठीक है, शुद्ध जो बचा है आपके पास में। अगर इस फॉर्मूले की अगर बात करूं मैं, तो सर ने आपको लिखाया होगा एन एन पी इजिकल टू
क्या होता है भाई, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इट मींस हिंदी में मूल्यह्रास। ओके, ये जो है ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, एनएनपी। यहां से निकाल दो, क्या निकाला भाई हमने, मूल्यह्रास निकाल दिया, तो हमारे पास में क्या बच गया, एनएनपी बच गया। अब देखो होता क्या है, इस चीज को ऐसे देखो कि अगर मैं कहूं सपोज दैट कि किसी फाइनेंशियल ईयर के जीएनपी की बात करें, ओके, फाइनेंशियल मान लिया हमने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, ये वित्त वर्ष 2020-21 हो गया। 20-21 में मैं कहूं कि 1 अप्रैल को, सपोज दैट 1 अप्रैल को भारत में एक बाइक बनी। कितनी बाइक बनी, एक बाइक। फिर मान लो सरकार ने लगा दिया लॉकडाउन, कुछ भी नहीं हुआ, साल भर मोदी जी सो गए। जब उनकी आंख खुली, उनको देखा अरे यार साल भर बीत गई, 31 मार्च आ गया, हटाया लॉकडाउन, तो इस दिन एक बाइक और बन गई। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि भारत की जीडीपी बताइए इस वर्ष के अंदर, तो दो ही चीजों का उत्पादन हुआ, 2 बाइक है। तो कहेंगे सर आप मूल्य बताओ, हम बता देंगे। तो मैंने कहा एक बाइक का मूल्य कितना है, 1 लाख रुपए। तो आप यहां पे मुझे क्या बताओगे, सर भारत की जीडीपी जो है वो कितनी हो गई है, 2 बाइक। ओके, या मैं इसमें जीएनपी की बात कर लूं, तो एक बार जीएनपी चाहिए अपने को, तो अपन जीएनपी देख लेते हैं। तो ये कितनी होगी, 2 बाइक। ठीक है, अब यहां पे सॉरी पहले जीडीपी वाला ही कर लेते हैं, कौन सा, जीडीपी जो है वो कितनी होगी, 2 बाइक। और एक बाइक का मूल्य कितना है, 1 लाख रुपए, तो ये कितना हो गया, 2 लाख रुपए। ठीक है, ये टोटल उत्पादन है। लेकिन मुझे बताओ कि जो बाइक 1 अप्रैल 2020 को बनी, क्या आज उसका मूल्य जो है वो वास्तव में 1 लाख रहा क्या? साल भर का टाइम हो गया इसको, और साल भर के टाइम के अंदर समय के साथ में कैपिटल गुड्स के अंदर वहां पे क्या आती है भाई, उसमें घिसावट होती है, उसके मूल्य में क्या आती है, कमी आती है। तो जो साल भर पुरानी बाइक है वो 1 लाख की ना रह के कितनी रह गई, अब मान लेते हैं 50,000 की। तो वास्तव में अगर मैं आज उत्पादन देखूं तो फिर बाद में कितना हो गया भाई, 1.5 लाख रुपए इसका उत्पादन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप क्या, एनडीपी। और ये अगर जीएनपी की फॉर्मेट में है तो फिर इसको क्या बोल देंगे, एनएनपी। ठीक है, वापस आइए, ये मूल्यह्रास हो गया, जितने मूल्य में कमी आई उसको क्या कर दो, कम कर दो। नेक्स्ट आओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी है। ओके, हाँ ये पीछे तो क्या जीएनपी में से क्या घटाया जाके ताकि एनएनपी आ जाए, हाँ ये तो हो गया ना। अच्छा यही वापस आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। एनएनपी क्या होगा भाई, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अभी तो करवाया है, सेम ही तो क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें तो कोई चेंज भी नहीं है। ओके, हाँ भाई नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 128 जो है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बच जाता है इसके अंदर, हाँ 129 वाला। ठीक है, बल्कि ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए यार, पीछे वाले में भी वही क्वेश्चन था और इसमें भी यही क्वेश्चन है। हाँ इसको थोड़ा सा अगर जैसे आप देखना चाहो तो एनडीपी का वाला देख लो कि एनडीपी जो है वो क्या हो जाएगी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और एनएनपी वाले की बात करें तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रीय आय की गणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ओके, देखो देश की, पूरे देश की जो आप इनकम निकालना चाहते हो, ठीक है, उसके पीछे क्या मोटिव है। सरकार देखो ये चाहती है कि सरकार को नई पॉलिसी मेकिंग वगैरह करनी हो, ठीक है, या सरकार को वीकर सेक्शन देखना है समाज के अंदर, ठीक है, उसको कोई हेल्प वगैरह करनी हो, ठीक है, या इंडस्ट्री को किसी सेक्टर विशेष को प्रमोट करना हो, तो उसके लिए सरकार के पास में एक परफेक्ट क्या होना चाहिए, डाटा भी होना चाहिए। ठीक है, कि कौन से सेक्टर के अंदर कितना क्या उत्पादन हो रहा है, क्या उसकी ग्रोथ रेट वगैरह चल रही है, पूरे देश की इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति इनकम क्या है। ठीक है, ये सब चीजें उसके लिए देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन, उसके अनुसार अपन देखें तो जनसंख्या का अध्ययन, तो जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए आप डेमोग्राफिक कंडीशंस देखिए, ना कि यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा देश की आर्थिक स्थिति जानना, देश की आर्थिक स्थिति जानने के अंदर देश में कितना उत्पादन हो रहा है, लोगों की इनकम किस प्रकार से बढ़ रही है, या लोगों की इनकम कम हुई है, बढ़ रही है तो किस ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो आपके ये बताती हैं कि वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा। ओके, जिस देश में जितनी बेहतर इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी उस देश के लोगों का जीवन स्तर भी उतना बेहतर हो। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई किसी देश के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति की कितनी निकल रह के आ रही है, ऑन एन एवरेज 2 लाख, और एक देश है वहां पे लोगों की आय कितनी है, 10 लाख है, तो मुझे बताओ 10 लाख वाला जो है वो अपने और अपने परिवार के ऊपर ज्यादा खर्च करेगा, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई पे हो, चाहे उनके कपड़े वगैरह पे, उनके स्किल डेवलपमेंट पे, ठीक है, उनके भोजन वगैरह के लिए।
तो जितना बेहतर खर्च करेगा उतनी लाइफ स्टाइल उतनी क्या होगी, बेहतर होगी। ठीक है, और 2 लाख वाला है वो कम खर्च कर पाएगा, कम अफोर्ड करेगा, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कम है, तो उनके जो लाइफ स्टाइल है वो क्या होगी, कमजोर होगी। ठीक है, तो अगर आप किसी देश की इनकम जितनी ज्यादा होगी उनके लोगों की लाइफ स्टाइल भी वैसी बेहतर होती है। ठीक है, इसलिए देश की आर्थिक स्थिति अगर जाननी है, ठीक है, तो फिर आप किसको देखिए, राष्ट्रीय आय को। इसमें शिक्षा का स्तर देखना, हालांकि जो राष्ट्रीय आय का एक संबंध शिक्षा के स्तर से भी है, क्योंकि जितनी बेहतर आय होगी उतना बेहतर एजुकेशन पे भी खर्च होगा। लेकिन डायरेक्ट यहां इन चारों ऑप्शन में देखें तो ज्यादा बेहतर कौन सा है, देश की आर्थिक स्थिति। ठीक है, राजनीति का मूल्यांकन ये भी थोड़ा किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई राष्ट्रीय आय का राजनीतिक मूल्यांकन से कोई लेना देना नहीं, हाँ, बट डायरेक्ट इसका संबंध नहीं है। डायरेक्ट संबंध किससे होता है, आर्थिक स्थितियों से। हाँ, नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है वर्तमान में। देखो, राष्ट्रीय आय के अंदर योगदान की बात करूं मैं, तो मैंने कहा कि किसी देश की राष्ट्रीय आय के अंदर 3 मुख्य सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जिसको आप आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसको आप क्या बोलते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, और टर्शरी जिसको आप सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। भारतीय इकोनॉमी के या भारतीय मैं कहूं जीडीपी का एक मोटा संदर्भ अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 55% कंट्रीब्यूशन जो है वो किसका है, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, और इस बार के जो इको सर्वे था, सेंट्रल इको सर्वे, उसमें जो लाइन लिखी प्राइमरी सेक्टर के लिए, उसमें कहा गया था लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है, 16% के आसपास है। ठीक है, उसमें टर्म ऐसे यूज की थी उसने। हालांकि राजस्थान इको सर्वे के अंदर और उसके बाद में एनएसओ की साइट के ऊपर फिक्स डाटा दे रखे हैं, बट मोटा मोटा आपको मेजोरिटी पूछ रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि भाई सबसे ज्यादा योगदान जो है वो आपका कितना रहता है भाई, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है, अप्रोक्सीमेटली 55% के पास आसपास है यहाँ पे। ठीक है, देखो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में, या मैं कहूँ आजादी के बाद में भी सर्विस सेक्टर बढ़ा है, बट 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में भारत में सबसे ज्यादा किसी सेक्टर ने अगर ग्रो की है तो वो कौन सा किया, आपका सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं। देखो, इसमें 3 संस्थाएं आपको दे रखी हैं, एनएसओ और सीएसओ, एनएसएसओ और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, एक हमारे यहाँ एक मंत्रालय है एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन। ये जो भी स्टैटिक्स का काम है, आंकड़े वांकड़े वगैरह जारी करने के, ठीक है, इनका सबका काम देखने के लिए इंस्टीट्यूट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन। ठीक है, इसके अंडर में 2 डिपार्टमेंट काम करते थे पहले, एक था एनएसएसओ और दूसरा था सीएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा कौन सा है, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है, इन दोनों को सरकार ने 2019 के अंदर इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम क्या है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है, अब वर्तमान में चाहे गरीबी के, बेरोजगारी वगैरह के डाटा हो गए, राष्ट्रीय आय वगैरह के डाटा हो गए, जनरली जो डाटा वाले जो भी आते हैं वो सारे आपके कौन से होते हैं, यहाँ पे एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। और इसका अगर मिनिस्ट्री पूछ लेता तो कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, एमओएसपीआई मिनिस्ट्री है। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय आय का आकलन किस वर्ष से नियमित रूप से किया जा रहा है। ये आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 132, फटाफट बताइए भाई, आजादी के बाद। ठीक है, हाँ 10-15, हाँ कोशिश होगी। ठीक है, हाँ भाई, आजादी के बाद में नियमित रूप से, रेगुलर रूप से जो मापी जाने लगी वो कब से मापी जाने लगी, 1950 से 51 से। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो उसके बाद में इसमें तो क्या ही देखना, हर साल उसके बाद में मापी जाती है। ठीक है, जीडीपी वगैरह। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 133, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, निम्न में से शामिल कौन सा नहीं है, इसकी बात की गई है भाई। ओके, देखो राष्ट्रीय आय के अंदर क्या क्या शामिल हो गया, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में सब शामिल है, चाहे वस्तु हो सर्विसेज हो। ठीक है, अब इसके अंदर खास देखिए, जैसे मजदूरी है। ठीक है, मजदूरी आपने कुछ उत्पादन किया, ओके, आपने चाहे वस्तु के लिए क्या हो, सर्विस वगैरह उत्पादन किया, उसके बदले में आपको पारिश्रमिक मिला। ठीक है, तो ये तो उसका हिस्सा होगा। या देखो, आप राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियों की अगर बात करते हैं, 3 विधियों के अंदर जिसमें आप अगर मैं बात करूं इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में क्या क्या जुड़ता है भाई, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट, ये 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो मजदूरी जो है वो किसका हिस्सा हो गया, आपका रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज, वेजेज जो है मजदूरी उसका हिस्सा है, तो ये तो है। दूसरा बात करें किराया, किराया इसके अंदर शामिल है। ठीक है, इन टोटल जो उत्पादन है या जीडीपी जो है, या मैं कहूं जीएनपी, उसमें रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट,
इसमें मजदूरी भी आ गई, किराया भी आ गया, ब्याज, तो ये देखो ब्याज भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, पेंशन जो है, पेंशन यहाँ पे नहीं दिख रही है। देखो पेंशन वैसे भी नहीं, क्योंकि पेंशन जो होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है। ठीक है, पेंशन वो है जिसके बदले में कोई बिना प्रोडक्शन के बदले में, ठीक है, जो चीज ट्रांसफर की है। सरकार वीकर सेक्शन को या वध लोग जो हैं, ठीक है, वध लोग वीकर सेक्शन में आते हैं जो नहीं कमा पाते हैं, उनको जो बिना वस्तु सेवाओं के उत्पादन के बदले में जो प्रदान करती है वो पेंशन के रूप में, इनको बोलते हैं आप कौन सा भाई, जो ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट जो है, सरकार ने जैसे पेंशन दी 2000 रुपए किसी महिला को, महिला को, तो इसमें पहले सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो रेवेन्यू जनरेट जब हुआ सरकार को टैक्स की फॉर्मेट में, ओके, तभी सरकार ने आगे उसको दिया एक ट्रांसफर पेमेंट। जब सरकार को टैक्स हुआ था तो उस टाइम जो उत्पादन हुआ उसके बदले में हुआ, तो वो उत्पादन में शामिल हो चुका था पहले से, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं वो उसमें शामिल नहीं। तो पेंशन वाला जो है वो इसके अंदर आप शामिल नहीं करोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया भाई, 133। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 134। हाँ, राष्ट्रीय आय का एक भाग जो सरकार को कर के रूप में जाता है वह कहलाता है। हाँ भाई, राष्ट्रीय आय का एक भाग जो सरकार को कर के रूप में जाता है वह क्या कहलाता है, बचत, उपभोग, व्यय और सार्वजनिक आय। मुझे बताओ, सरकार को जो आय प्राप्त होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे भाई, सार्वजनिक आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय का एक भाग जो सरकार को कर के रूप में जाता है। हाँ, सरकार को कर मिलता है, तो सरकार को कर किससे होता है, रेवेन्यू किससे जनरेट होता है, टैक्स से जनरेट होता है। ठीक है, तो यहां पर सार्वजनिक यानी पब्लिक जो इनकम है, सरकारी जो क्षेत्र होता है उसके लिए यूज होती है। ठीक है, बचत, उपभोग, व्यय वगैरह ये वर्ड यूज नहीं करने भाई। ठीक है, नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का सबसे बड़ा संकेतक क्या है। ओके, हाँ भाई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, ये अगर आपको देखना है तो इसका सबसे बड़ा संकेतक कौन सा होगा भाई, राष्ट्रीय आय के अंदर आप क्या देख रहे हैं, उत्पादन देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो ऑब्वियसली देश की जो क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम जो होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि राष्ट्रीय आय का अगर मापने के संकेतक बात करें तो उसमें जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ठीक है, एनएनपी वगैरह, ये सारे क्या है, राष्ट्रीय आय मापन की। हालांकि राष्ट्रीय आय एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं टेक्निकली, ठीक है, बट जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी ये सब के सब किसका हिस्सा है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा ही है। ठीक है, और जीडीपी क्या होता है भाई, उत्पादन। ठीक है, अगर उत्पादन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली देश के अंदर इनकम जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। हाँ, उत्पादन में वृद्धि की बात करें तो ये भी ठीक ही है। ओके, बट इनमें बेहतर जो है वो कौन सा होता है, जीडीपी में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि। ऑब्वियसली निर्यात में वृद्धि है तो देश में उत्पादन बढ़ा, तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, और निवेश में वृद्धि, ये भी सही है, क्योंकि निवेश अगर आया है तो वहां पे नई फैक्ट्री प्लांट लगे, नई प्रोडक्शन बढ़ेंगे। बट इनका ओवरऑल समाहित रूप जो है, ज्यादा बेहतर आंसर वो कौन सा आ जाता है, जीडीपी में वृद्धि दर। ठीक है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट संकेत हो गया ना भाई, इसके अंदर ये सारी चीजें इसी में शामिल आ गई बाद में, जीडीपी में। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। यदि विदेश से शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड धनात्मक है तो कौन सा कथन सत्य होगा। ओके, देखो, एक रिलेशन सर ने आपको जीएनपी और जीडीपी के बीच में रिलेशन बताया हो। ठीक है, जो आपने जीएनपी पढ़ी, जीएनपी क्या होती है भाई, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, जब मुझे बताओ इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो अधिक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने से मतलब विदेशों से जो हमें आय प्राप्त हुई है, ठीक है, और हमारे देश से विदेशियों ने बाहर लेकर के गए हैं, तो विदेशों से हमें प्राप्त हुआ मान लीजिए कितना, 1000 करोड़। ठीक है, और जो विदेशी इंडिया में कमा रहे थे ये यहां से कमा के ले गए कितने, 800 करोड़। तो ओवरऑल हम किस में रहे, पॉजिटिव स्थिति में, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितना आया, 200 करोड़ एक्स्ट्रा है। तो ये नेट फैक्टर इनकम क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। अगर नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव होगी तो ये जीडीपी में जुड़ेगी, तो जीएनपी जो है वो आपकी जीडीपी से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां देखिए, जीएनपी इज ग्रेटर देन क्या होगा, जीडीपी होगा। अगर ऐसा होता कि विदेशी यहां से, जैसे अपन कमा के लाए विदेशी कितना, 1000 करोड़, और विदेशी यहां से कमा के गए 1500 करोड़, तो हमारे यहां से 500 करोड़ गए तो वो किसमें आएगा, नेगेटिव में। और नेगेटिव होता तो उस स्थिति में जीडीपी ज्यादा बड़ी टर्म होती कंपेयर टू किसके, जीएनपी के। ओके, बट यहां पे पॉजिटिव की बात कर रहा है तो जीएनपी इज ग्रेटर देन कौन सा, जीडीपी। ओके, क्योंकि जो नेट फैक्टर इनकम होगी वो आपको एक्स्ट्रा यहां पे ऐड और हो जाती है। ठीक है, करो देख लो कहां पे, हाँ। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय आय की मापन विधियां कौन कौन सी हैं। देखो,
अगर राष्ट्रीय आय की मापन की बात करें तो 3 विधियां इसमें मुख्य रूप से होती हैं। एक आपका इनकम मेथड है, आय विधि है, दूसरी यहाँ पे व्यय विधि होती है, और तीसरी अगर मैं बात करूं तो कौन सी यहाँ पे उत्पादन विधि। ठीक है, तो 3 हो गई, एक तो आय विधि हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी व्यय विधि होगी, और तीसरा कौन सा हो गया, उत्पादन वाला हो गया। हाँ नहीं कर लेना, आगे आगे कर देना। हाँ हाँ भाई, इनकम यहाँ पे बात करें मापन की कौन कौन सी विधियां है, आय विधि होगी, व्यय विधि होगी, उत्पादन विधि, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जीडीपी इक्वल टू क्या होगा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट वाला। ठीक है, देन उसके बाद में अगर व्यय मेथड की बात करें तो इसमें खर्च को मापा जाता है, खर्च के अंदर सरकारी खर्च हो गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी हो गया, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या करता है वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्मेट के अंदर, तुम क्या करते हो, कंजप्शन करते हो, तो जी प्लस आई प्लस जो कंजप्शन है, सी प्लस आपके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स वगैरह, और उत्पादन जिसके अंदर आप जीवीए की बात करते हो, ठीक है, सेक्टर वाइज इसमें प्रोडक्शन की बात की जाए, और साथ में टैक्स और सब्सिडीज जो है उसको समाहित करते हुए। ओके, नेक्स्ट आइए। नहीं जल्दी करो, 10 मिनट। हाँ, कि लास्ट 5 जो है वो तो सब्जेक्ट। हाँ, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 138, आय विधि में क्या जोड़ा जाता है। हाँ भाई, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, अगर इसकी बात करें तो उत्पादन का मूल्य, खर्च का योग, सभी उत्पादन कारकों को। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले ही, जो आपका इनकम मेथड है, इनकम मेथड में अगर अपन जीडीपी की बात करें तो जीडीपी बराबर क्या होती है भाई, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेज प्लस प्रॉफिट। और ये जो है ये क्या भाई, आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े होंगे, फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन, ठीक है, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक कितने होते हैं, 4, जिसमें एक कौन सा हो गया आपका लैंड, देन उसके बाद में लेबर भूमि हो गया, ठीक है, श्रमिक हो गए, देन उसके बाद में एक जो है इसमें क्या हो जाएगा कैपिटल, और एक इसमें कौन सा होता है एंटरप्रेन्योर। लैंड की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो इसकी कॉस्ट क्या होती है भाई, रेंट की फॉर्मेट में। लेबर की बात करें तो इसकी कॉस्ट जो है वो किसमें होती है, वेजेज की फॉर्मेट में, ठीक है। और कैपिटल की बात करें तो इसकी कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टोटल राष्ट्रीय आय, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सी जो है सही है। राष्ट्रीय आय का सबसे अच्छा सूचक जो है वो कौन सा है भाई, वैसे तो सभी के सभी जो है वो आपके कौन से हैं, नेशनल इनकम को काउंट करने के सूचक है, बट अगर यहाँ पर मैं बात करूं ओवरऑल जो टेक्निकली वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है, एनएमपी फैक्टर कॉस्ट जो है वो आपकी क्या बताता है, नेशनल इनकम। ओके, यहाँ पर आपको बेस प्राइस, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट इसकी बात नहीं कर रहा है, तो अगर सीधा सीधा पूछे तो इसमें कौन सा लगा देंगे अपन, नेट नेशनल इनकम जो है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आंसर करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 140, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना किससे संबंधित है। दोहरी गणना से तात्पर्य है भाई एक ही उत्पादन की अगर कॉस्ट को आप बार बार ऐड करते हो तो वो क्या हो जाती है, दोहरी गणना, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई एक देश के अंदर एक कार बनी, ओके, एक कार बनी और उसका मूल्य कितना है, 10 लाख रुपए, तो ये उस देश की क्या हो जाएगी, जीडीपी। लेकिन अगर मान लीजिए जो कार बनी इसमें से 4 टायर भी लगे हुए हैं, टायर बनाने वाली कंपनी कोई दूसरी थी, उसने 4 टायर बनाए, ठीक है, एक टायर का मूल्य कितना मान लो एक बार 50,000, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो अगर आप दोनों को अलग अलग ऐड करते हो, क्योंकि टायर बनने के बाद में ऐड तो इसी में है, तो ओवरऑल 10 लाख के अंदर ये 4 टायर भी आ गए। अगर आपको अलग से कार का मूल्य और टायर का मूल्य अगर ऐड कर दिया जाएगा तो आप देखोगे यहाँ पे 2 लाख एक्स्ट्रा जीडीपी दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि ये डबलिफिकेशन हुआ है यहाँ पे अमाउंट का, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रही है, अदरवाइज है तो एक ही प्रोडक्ट, इस वजह से आपको ओनली फाइनल गुड्स को देखना होता है। हाँ भाई, तो दोहरी गणना की बात करें तो इसमें क्या करना, आपको उत्पादन को 2 बार गिनना जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय के अंदर, मजदूरी है, शामिल है, मुनाफा, किराया। अभी मैं बात कर रहा था इनकम मेथड की, कि जो जीडीपी है या नेशनल इनकम जो है वो आपके लिए कितनी होती है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेज, सॉरी दिस हो गया। अब इसके अंदर यहां तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, मुनाफा प्रॉफिट वाला हो गया, मजदूरी वेजेज वाले हो गए, रेंट वाला ये हो गया, और इंटरेस्ट वाला है शामिल है। यहाँ गृहिणी का कार्य, हालांकि और थोड़े ऑप्शंस होते तो फिर थोड़ा डेप्थ में जा सकते थे, तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर गृहिणी का कार्य। बट हाँ, थोड़ा इसको अगर मैं देखूं, जैसे किन चीजों को शामिल नहीं करते भारतीय राष्ट्रीय आय के अंदर, तो घरों में महिलाएं
जो काम करती हैं, अपने घर का काम जो करती हैं, उसको अपन शामिल नहीं करते। हालांकि कोई बाई अगर जैसे आप हायर करते हो खाना वाना बनाने के लिए, घर के काम के लिए, तो उसको आप शामिल करोगे उसकी इनकम को, बट महिला खुद अपने घर का काम करे, रोटी सब्जी वगैरह साफ सफाई, वो शामिल नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें ट्रांसफर पेमेंट वगैरह हो गई, या मैं बात करूं भारत के अंदर जो आपके कैपिटल इंक्रीज वाले, ठीक है, अब इसके अंदर आंसर में ओनली फॉर कौन सा है भाई, गृहिणी का कार्य। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय आय की गणना कितने समय के लिए की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है, वैसे तो क्या होता है भाई, एक निश्चित समयावधि, ठीक है, निश्चित समयावधि के अंदर भारत में कितने लेते हैं, ये 1 साल, ठीक है, 1 साल 2025 26 2026 27 इस प्रकार से। हालांकि पूरी एक साथ नहीं मापी जाती है, ये त्रैमासिक आधार पे मापी जाती है। हाँ भाई, इसमें त्रैमासिक आधार पे मापी जाती है। त्रैमासिक के अंदर यानी कि 3-3 महीने को, साल के अंदर कितने महीने टोटल, 12 महीने, 12 महीनों के 4 हिस्से कीजिए आप, 3 महीने, जैसे अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून 3 महीनों का एक साथ उत्पादन देखते हैं, उसके बाद में अगले 3 महीनों का लास्ट में सभी के सभी जोड़ करके एक साथ माप दी जाती है, तो वो कौन सी आती है आपके वार्षिक स्तर पे। नेक्स्ट आइए, उसके बाद राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित होता है? क्या सम्मिलित होता है? एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड है यहाँ पे, केवल औद्योगिक इनकम ये भी इंक्लूडेड है, सभी उत्पादक क्षेत्रों की आय ये भी शामिल है, ठीक है, सम्मिलित होता है, ठीक है, केवल सरकारी आय, ठीक है, तो सरकारी आय भी इसके अंदर क्या होगी भाई, तो इसके अंदर सभी उत्पादक क्षेत्रों की आय जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। तो इसी के साथ में आपके इको वाले जो हैं, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 144 आमने सामने, ये आपके टीचिंग मेथड वाले 5-6 क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर जो है मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, बाकी एक्सप्लेन जो है वो आपको क्लास में सर करते ही हैं। तो 5-6 क्वेश्चन के लिए सर अवेलेबल है नहीं वर्तमान में। आमने सामने बैठकर किया जाने वाला मौखिक वार्तालाप जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करवा सके कहलाता है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, ये आंसर आपके कौन से भाई, साक्षात्कार जो प्रशिक्षण है वो आपका आंसर रहेगा। मौखिक रूप से आमने सामने बैठ के आप जो इंटरव्यू वगैरह देते हो, ठीक है, तो ये एक बेसिक सा आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 145, असुमिलित कथन कौन सा है? 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर गलत है भाई यहाँ पे, ठीक है, ये असुमिलित है, अभिवर्ती मापनी जो कि वुडवर्थ का दे रखा है, ये कोई दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 146, परमापीकृत उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसके संदर्भ में आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो बी वाला जो है वो आपका क्या रहेगा, गलत आंसर रहेगा यहाँ पे। इनमें परीक्षणों में प्रश्न का प्रकार, प्रश्न का अंक का भार तथा परीक्षण का कुल अंक भार निर्धारित नहीं किया जाता है, ये आपके लिए कथन क्या हो गया, गलत। ओके, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें, प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण निर्मित करते समय चरणों सोपानों के क्रम का सही निर्धारण, यानी कि ये जो आपका क्या सीरीज होनी चाहिए उसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर फाइनल तक, वो आपके बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो क्रम है वो सही रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके लिए कौन सा होगा भाई, डी जो है वो सही आंसर होगा कि पहले प्लान बनाया जाए, कोई योजना स्कीम, ठीक है, देन उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को बनाना, देन उसके बाद में चयन करना, और देन लास्ट में उनका फीडबैक, एक प्रकार से मूल्यांकन वगैरह जो होता है फीडबैक, वो आपका रहता है। तो इसमें आंसर जो है वो कौन सा हो गया, डी वाला। ओके, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 148, साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ओके, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इंटरव्यू मेथड से संबंधित, इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। और यहाँ जो है वो आपका आंसर कौन रहेगा, बी जो है वो आपका गलत है। सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो है वो मॉर्गन मूरे या कनिंगम जो है ये नहीं है भाई इसके अंदर। ओके, तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 149, निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें भी आपको रोंग स्टेटमेंट देखना है, ज्यादातर रोंग स्टेटमेंट वाले दिए सर ने, ठीक है, थोड़ा आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो 149 के अंदर अगर बात करें तो इसमें से सी आंसर जो है ये सही रहेगा भाई, यह एक संख्यात्मक परीक्षण गुणात्मक नहीं है। ओके, लास्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर है 150, बुरी आदतों का पता लगाना तथा अच्छी आदतों का ना होना उपचार के अंतर्गत आता है, उपरोक्त कथन संबंधित है। तो ये आप सभी बताइए, ये कथन किससे संबंधित है, मायर्स या ब्लायर जो है, ठीक है, इनसे संबंधित है। तो ये आपका सी आंसर करेक्ट होगा। इसी के साथ में आपके सभी आंसर जो है वो कर दिए गए, जिसमें टीचिंग मेथड वाले जो हैं, जो कि मैंने बस ओनली टिक लगाए हैं आंसर, और बाकी आप जो राजस्थान इको वाले हो गए, इंडियन इको हो गए, वो हम डिटेल में शेयर कर चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।